तो आज के सेशंस में हम लोग फिर से कार्बोनेट्स कंपाउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये हमारा कौन सा सेशन है? तो रिवीजन सेशन। ठीक है, प्लीज ध्यान यहाँ पे चाहिए, मेरे को बात नहीं चाहिए। ठीक है, थ्रू आउट अभी 45 मिनट्स की क्लास होगी और इसमें कॉन्टिन्यूअस मैं चाह रहा हूँ कि सारे बच्चों का अटेंशन यहाँ पे हो, चीजें समझने पे थ्रस्ट हो। ठीक है, तो आज हम लोग समझने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कार्बन के बारे में। दो चीजें पढ़नी है इस चैप्टर में, एक तो कार्बन के बारे में डिस्कशंस है, दूसरा है इसके कंपाउंड्स के बारे में डिटेल में डिस्कशंस है। कुछ बेसिक कंपाउंड्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं कार्बन से। तो बेसिक इंफॉर्मेशन जरा कार्बन का हम लोग कलेक्ट करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, कार्बन क्या है? सबसे पहले यही पूछ सकता है कोई भी इंसान। तो कार्बन एक एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट का मतलब क्या होता है? एलिमेंट क्या है? तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, मैटर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। ये एक एलिमेंट है और एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। सो नहीं, अभी अभी सुनते चले जाओ सिर्फ। ठीक है, एटम होगा क्या होगा बताऊंगा। तो ये एलिमेंट है। ठीक है, अब ये एलिमेंट जो है, एलिमेंट को हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, अलग अलग सेग्रीगेशन है एलिमेंट्स का। ठीक है, तो ये हमारा नॉन मेटालिक एलिमेंट है। कैसा है? तो नॉन मेटालिक एलिमेंट है। ठीक, तो सबसे पहली बात कि कार्बन एक एलिमेंट है और ये नॉन मेटालिक एलिमेंट है। ठीक है, तो दो बातें हो गई। अब कार्बन के और कॉन्स्टिट्यूशंस को समझने का ट्राई करेंगे। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक जो नंबर है वो क्या है? सारे बच्चों को याद होना चाहिए। बताओ कितना है कार्बन का एटॉमिक नंबर? क्या है कार्बन का एटॉमिक नंबर? कितना है जल्दी बताओ। 6 है। इसका कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होगा? हाँ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखे तो 2,4 होगा। ठीक है, सो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो कार्बन एक एलिमेंट है, नॉन मेटालिक एलिमेंट है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है। ठीक है, तो इसके अंदर वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है और उसके बाहर वाले ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 है और वैलेंसी भी कितनी है? 4 है। ठीक है, इतनी सारी बातें हो गई कार्बन के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग ये समझने का ट्राई करते हैं कि कार्बन किस स्टेट में मिलेगा हमारे सराउंडिंग में। तो कार्बन एक रिएक्टिव नॉन मेटल है, तो ये फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा, अपने प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं मिलेगा। हो सकता है कि ये कॉम्बाइंड फॉर्म में मिले हमें नेचर में। ठीक है, तो फ्री स्टेट में भी मिल सकता है, बट ये कॉम्बाइंड स्टेट में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो कार्बन जो हमारे देखा जाए कि कार्बन कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, तो कह सकते हैं कि कार्बन हमारे अर्थ क्रस्ट में भी अवेलेबल है और कार्बन हमारे क्या है? एटमॉस्फेयर में भी अवेलेबल है। कोई पूछे कि कार्बन कहाँ है, तो कार्बन कह सकते हैं कि अर्थ क्रस्ट में है और एटमॉस्फेयर में है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन इज ए वर्सेटाइल एलिमेंट। कार्बन कैसा एलिमेंट है? तो एक वर्सेटाइल एलिमेंट है। ठीक है, वर्सेटिलिटी का मतलब है कि इसके नंबर ऑफ कंपाउंड्स देखा जाए तो ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स है कार्बन के, इसीलिए कार्बन को कहा गया है वर्सेटाइल एलिमेंट बोला गया। प्लीज यहाँ पे सुन सुन के याद करने का ट्राई करना है। ठीक है, इसका परसेंटेज कितना है? तो कहा कि अर्थ क्रस्ट में इसका परसेंटेज 0.02% है। अर्थ क्रस्ट में कितना है? 0.02% है। ठीक है, और किसके फॉर्म में? तो मिनरल्स के फॉर्म में मिल जाएगा आपको अर्थ क्रस्ट के अंदर में, और एटमॉस्फेयर में ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में 0.03%। ठीक है, तो दो जगह पे हमें कार्बन मिल गया, एक अर्थ क्रस्ट में और एक मिल रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में। किस फॉर्म में है? तो कंबाइंड फॉर्म में। ठीक है, एक जगह पे हमें मिनरल्स के फॉर्म में मिल रहा है, दूसरे जगह पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में मिल रहा है। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कह रहा है कि ऑल द लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स। हम लोग किसके बने हुए हैं? हर एक इंसान हो चाहे जितने भी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कार्बन बेस्ड कंपाउंड के ही बने हुए हैं। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? इट ऑल्सो द सेकेंड मोस्ट एमेंडेंट एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सेकेंड मोस्ट एमेंडेंट एलिमेंट है आफ्टर ऑक्सीजन। समझ में आ रही है बात? ठीक है, इसके बाद और भी कार्बन के बारे में इंफॉर्मेशन है।
कार्बन इज द फोर्थ मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स बाय द मास। बाय मास देखा जाए तो कार्बन का पोजीशन क्या है, फोर्थ। समझ में आई बातें? तो ये कार्बन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक, अब और भी चीजें समझते हैं कार्बन के बारे में। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,4 है। अब हम लोग जरा देखते हैं कि कार्बन अपनी स्टेबिलिटी को गेन कैसे करेगा। अब स्टेबिलिटी का मीनिंग क्या है, ठीक है, एटम की कंसर्निंग। तो कह रहा है कि कोई भी एटम तब स्टेबल होता है जब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन की भी टेंडेंसी ऐसे ही होगी। कार्बन क्या करना चाह रहा होगा, आपने अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन चाह रहा होगा या 8 इलेक्ट्रॉन चाह रहा होगा। तो ये कार्बन इस स्टेट को कैसे गेन करेगा, कैसे अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करेगा। ठीक है, इस चीज को पहले अब हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तैयार हो समझने के लिए? तो समझते हैं, देखते हैं कि किस किस तरीके से ये अपने ऑक्टेट को पूरा कर सकता है। तो सबसे पहला जो केस है उसमें आता है कि कार्बन क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करे, लॉस करे, 4 इलेक्ट्रॉन को खोए। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करे। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन को कैसे लूज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जनरली क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को अगर लूज करना है तो एनर्जी दे देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को भी अगर लूज करवाना है तो एनर्जी मिल जाएगी। बट 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने के लिए इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। यहाँ पे कितनी एनर्जी चाहिए, तो ढेर सारी एनर्जी चाहिए, और ये ढेर सारी एनर्जी मिल पाना क्या है, मुश्किल है। इसीलिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करके हीलियम एटम के जैसा अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकता है। ठीक है, हमेशा ही हर एक एलिमेंट अपने नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहता है। तो कार्बन का नियरेस्ट नोबल गैस कौन कौन सा है, हीलियम है या नियोन है या नहीं? क्योंकि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 है, नियोन का कितना है, 2,8 है। या तो ऐसा बनना चाहेगा या ऐसा बनना चाहेगा। ठीक है, यही दो सिचुएशन है कार्बन के पास। तो कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो हीलियम के जैसा हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट क्या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, तो कहा कि 4 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर पाएगा, सिंस इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, दूसरा सिचुएशन है, क्या हो जब कार्बन एटम, कार्बन का जो एटम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है, ये 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, कहीं से मिल जाए, ताकि ठीक है मिल जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो जाएगी, तो कहा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले तो 6 थी, अब 4 और ऐड होगा तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन का जो नंबर हो जाएगा, अगर यहाँ पर भी प्लस साइन लगाए तो 10 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में क्यों चक्कर लगा पाते हैं, ड्यू टू द प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को जकड़ के रखता है, उसके ऑर्बिट में पकड़ के रखता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है और इस कारण से एक सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट हो जाता है, और उसी सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में क्या करता है, चक्कर लगाता है। समझ में आई बात? तो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए अपने ऑर्बिट में क्या चाहिए, प्रोटॉन चाहिए। जिस तरीके से हमारा सारा का सारा प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में सन के ऑल अराउंड क्या कर रहा है, घूम रहा है। क्यों घूम रहा है, क्योंकि सन हमारा क्या कर रहा है, इस प्लैनेट सब पर अपना फोर्स लगा रहा है, और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण हर एक प्लैनेट अपने अपने ऑर्बिट में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। इसी तरीके से प्रोटॉन के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। यहां तक बातें समझ में आई या नहीं आ रही है? तो क्या ये जब नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है ये अब हो गया 10, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन कार्बन में कितना हो, तो ये अभी भी 6 होगा। तो क्या 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाएगा उसके ऑर्बिट में, तो आगे नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता तो होल्ड कर लेता। ठीक है, एक मान लो कि एक गेम है टग ऑफ वार। ठीक है, यहाँ पे एक रस्सी है और यहाँ पे 4 प्लेयर है, तो दोनों खींचेंगे तो हो सकता है बाइलेंस रहे। बट सिचुएशन ऐसा हो जाए कि एक तरफ ज्यादा हो जाए और एक तरफ 2 ही खिलाड़ी है, एक तरफ 8 खिलाड़ी है, तो क्या ये बैलेंस का सिचुएशन होगा, ये इधर खींच लेगा इसको। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की संख्या कितनी है, प्रोटॉन की संख्या सिर्फ और सिर्फ 6 है, और इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10 हो गया। तो क्या ये 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन ये 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाएगा, तो कहा कि नहीं होल्ड कर पाएगा। ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटीज ही नहीं है कि 10 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड बाय द 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना,
सो इसकी कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो ये भी सिचुएशंस नहीं हो सकता है। तो कार्बन के सिचुएशंस में ना तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। तो फिर कार्बन कैसे अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा? तो कहा कि एक और भी सिचुएशंस आ सकता है कि कार्बन क्या करे, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करे और शेयरिंग करके अपने स्टेबिलिटी को क्या कर ले, गेन कर ले। ठीक है ना? तो इस तरीके से अगर कोई भी एटम बॉन्डिंग क्रिएट करता है तो इस तरीके की बॉन्डिंग को हम लोग कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है? सो बॉन्डिंग इज फॉर्म ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बनती है, इस तरीके के बॉन्डिंग को हम लोग क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इस बॉन्डिंग के कारण जो भी कंपाउंड बनता है उसको क्या कहते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। यानी कि कार्बन हमारा किस तरीके का बॉन्डिंग करेगा, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाएगा। और किस तरीके का कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, तो कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आई बातें या नहीं आई? पहले ये बताओ, आ रहा है समझ में? आ गया भव्या? समझ में आया या नहीं आया? यही लिख देना है, इतना ही लिख दोगे तो मिल जाएगा मार्क्स। ठीक है? सो कह रहा है द बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द सेम और द डिफरेंट एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरीके के बॉन्डिंग को हम लोग क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है? तो हमारा कार्बन किस तरीके का बॉन्डिंग बनाता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्यों बनाता है, इसका कारण अब आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है माही, लिख दोगी? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अगले वाले टॉपिक को हम लोग समझने का ट्राई करते हैं। अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये अलग अलग तरीके का हो सकता है। ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है। ठीक है? तो जब भी किसी भी दो एटम के बीच में वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है तो इस तरीके के कोवेलेंट बॉन्डिंग को हम लोग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन के बीच में किस तरीके का बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में जो दो हाइड्रोजन के एटम है इनके बीच में कैसी बॉन्डिंग है, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग है। कोवेलेंट बॉन्डिंग में कौन सी है, सिंगल कोवेलेंट है। क्यों है ऐसा, क्योंकि वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम्स के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, तो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है। ठीक है? समझ में आई बात है? यहाँ पे दूसरा क्या है कि हम लोग ने HCl गैस का एग्जांपल लिया है, प्लीज यहाँ पे देख लीजिए। अब HCl गैस में देख रहे हो कि क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में शेयरिंग किया। शेयरिंग के कारण इस क्लोरीन एटम का भी क्या हो रहा है, ऑक्टेट पूरा हो जा रहा है, और इस हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, डुएट पूरा हो जा रहा है। यानी कि दो इलेक्ट्रॉन का जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट था वो फुलफिल हो जा रहा है। तो इस तरीके से HCl हमारा क्या बना रहा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। यहाँ तक समझ में आया? तो जब भी किसी भी दो एटम के बीच में वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है देन सच ए टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज नोन एज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है? अगला क्या है, अगला है हमारा डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, तो टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बिटवीन द टू नॉन मेटालिक एटम। दो नॉन मेटालिक एटम के बीच में अगर टू इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है, टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है, then such a type of bonding is known as double covalent bond. So ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के बीच में किस तरीके का बॉन्डिंग है, तो डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग है। क्यों डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग है, तो कहेंगे टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन द टू एटम ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई द बॉन्डिंग इन बिटवीन द ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन एटम इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है? समझ में आया? यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ने कार्बन डाइऑक्साइड का लिया है। कार्बन डाइऑक्साइड में देखो इस कार्बन एटम और इस ऑक्सीजन एटम के बीच में कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, तो टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है। यहाँ पर भी ये वाला कार्बन एटम और ये वाले ऑक्सीजन एटम के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, तो टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है। सो बेसिकली इस कार्बन एटम का ऑक्टेट पूरा हो जा रहा है और इस ऑक्सीजन एटम का भी ऑक्टेट पूरा हो जा रहा है। ठीक है? कैसे पूरा हो रहा है, तो इसका देखो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है जो अनशेयर्ड है और 4 इलेक्ट्रॉन क्या है, शेयर्ड है। सो 4 n + 4 क्या है, 8, क्योंकि इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे इस कार्बन एटम का भी राइट है और ये ऑक्सीजन एटम का भी क्या है, राइट है। दोनों का अधिकार है। ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन का राइट है, क्योंकि कार्बन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं शेयरिंग में और ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दिए हैं। तो टोटल जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये 4 है और इस पे किसका किसका राइट होगा,
ऑक्सीजन का भी होगा, कार्बन का भी होगा। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, और यहाँ पर भी ये इस ऑक्सीजन के साथ डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में हमारा डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग बन रही है, ये आप देख रहे हो। अब क्या है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, व्हेन 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन द 2 एटम्स। ठीक है ना, और कह सकते हैं कि इस तरीके की बॉन्डिंग अगर आपको देखने को मिलती है, देन सच ए टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, जनरली क्या होता है कि नॉन मेटालिक एटम्स ही इस तरीके का बॉन्डिंग करते हैं। जैसे कि एक सोडियम क्लोराइड लिया, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड में सोडियम क्या है, मेटालिक एटम है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटालिक एटम है। बट वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है तो कार्बन भी क्या है, नॉन मेटालिक है, और ऑक्सीजन में क्या है, नॉन मेटालिक है। तो यहाँ पर भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में तो कोई ना कोई बॉन्डिंग होगी ना, यहाँ पे आयनिक बॉन्डिंग तो होगी नहीं, तो किस तरीके की बॉन्डिंग है, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग। बट कोवेलेंट बॉन्डिंग में भी स्पेसिफाई करना पड़े कि किस तरीके की कोवेलेंट बॉन्डिंग है, तो आप कहोगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अब नाइट्रोजन में किस तरीके की बॉन्डिंग है, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स में, नाइट्रोजन एटम के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग है। सिंस हियर द 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन द 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के 2 एटम के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, तो 6 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, यानी कि 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन द एटम। सच ए टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग। सो यहाँ पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में किस तरीके की बॉन्डिंग है, तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग। समझ में आया? ठीक है, समझने पे ध्यान देना है, और अच्छे से अगर समझ जाओगे तो लिखना बहुत आसान है। हाँ, कहाँ 10 आ रहा है, ये देखो ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देखो, ये तो अंदर वाला ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये 6 और ये 2, 8। अंदर वाले के बारे में तो कुछ नहीं, अंदर वाला तो कंप्लीटली फिल्ड है। बाहर वाले ऑर्बिट में कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए या 2 होना चाहिए। 8 को डुएट कहते हैं, 2 को नहीं, 8 को ऑक्टेट कहते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन्स को डुएट कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो हर एक एटम यही करना चाह रहा है, अपने ऑक्टेट या डुएट को पूरा करना चाह रहा है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। क्यों होता है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वीक होता है। ठीक है, कमजोर होता है। यही अगर आयनिक कंपाउंड का हम लोग एग्जाम्पल है, तो आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, अब है दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी के क्या है, पुअर कंडक्टर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयंस प्रेजेंट नहीं है, चार्ज पार्टिकल है ही नहीं, सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन द एटम, दैट्स व्हाई such a type of compound have not ions, and due to this the covalent compounds are the poor conductor of electricity। समझ में आई बात है या नहीं आ रही है? ठीक है, आगे बढ़े, चलो। अब है एल्ट्रॉपी। अब एल्ट्रॉपी क्या है, तो एल्ट्रॉपी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी बाय व्हिच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म that they are physically different but chemically similar। अगर कोई भी एलिमेंट नेचर में मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, देन सच ए टाइप ऑफ एलिमेंट आर नोन एज हैज कह सकते हैं कि यहाँ पे दैट हैज द एल्ट्रॉप्स, एंड दैट प्रॉपर्टी, दैट फेनोमेनन इज नोन एज एल्ट्रॉपी। ठीक है, सो कार्बन क्या करता है, एल्ट्रॉपी प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, कार्बन नेचर में मोर देन वन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, किस किस फॉर्म में, तो कह रहा है कि कार्बन एग्जिस्ट इन 3 एल्ट्रॉपिक फॉर्म। कार्बन कितने एल्ट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो 3 एल्ट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। दे आर क्रिस्टलाइन फॉर्म, डायमंड और ग्रेफाइट इसका क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है। यहाँ पे कार्बन क्या है, अपने इंडिपेंडेंट फॉर्म में। ठीक है, समझ में आ रही बात? दूसरा क्या, एमॉर्फस फॉर्म है, कोक चारकोल का है, एमॉर्फस फॉर्म है। एंड फुलरेन जो है ये आपका क्या है, ये भी एक अलग फॉर्म है। तो इस तरीके से कार्बन कितने स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो 3 डिफरेंट एल्ट्रॉपिक फॉर्म में। ठीक है, एक हमारा क्रिस्टलाइन फॉर्म है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में
दो तरीके का कार्बन है, एक ग्रेफाइट के फॉर्म में है, दूसरा डायमंड एमॉर्फस फॉर्म में कोक का चारकोल आ गया, और एक तीसरी कैटेगरी है फ्लोरीन। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके की प्रॉपर्टी जो भी एलिमेंट शो करेगा उस एलिमेंट को हम लोग कह सकते हैं कि वो एल्ट्रॉपी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, और वो जो डिफरेंट फॉर्म होते हैं उनको हम लोग एल्ट्रॉप्स कहते हैं। समझ में आई बात? किसी को दिक्कत है तो बताओ, यहां तक नहीं दिक्कत है? आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए हमें समझना है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन इतना ज्यादा वर्सेटाइल क्यों है? ठीक है, तो कह रहा है कि दो प्रॉपर्टी के कारण ये इतना ज्यादा वर्सेटाइल है। वर्सेटैलिटी का मतलब क्या है यहाँ पे, कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन क्यों करता है? ठीक है, तो कह रहा है कि इसका दो कारण है, एक है केटेनेशन, दूसरा है टेट्रावैलेंसी। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि केटेनेशन क्या है। तो केटेनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। इसमें कार्बन में क्या होता है, एक सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी होती है, अपने ही एटम के साथ ये क्या हो सकता है, लिंक हो सकता है, बॉन्डिंग क्रिएट कर सकता है। जितना सेल्फ लिंकिंग कैपेबिलिटी कार्बन एटम में है, उतनी सेल्फ लिंकिंग कैपेबिलिटी किसी दूसरे एलिमेंट के एटम में नहीं पाई जाती है। सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी का मतलब है कार्बन अपने ही एटम के साथ काफी ज्यादा लंबा बॉन्डिंग क्रिएट कर सकता है। बहुत सारे कार्बन एटम आपस में जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ सकते हैं? तो लीनियरली जुड़ सकते हैं। दूसरा क्या है, ये ब्रांच्ड शेप में भी जुड़ सकते हैं। कार्बन के एटम इस तरीके से भी आपस में जुड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी जुड़ सकते हैं, या कार्बन एटम कभी कभी रिंग शेप में भी अपने आपस में बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं, और इसी एबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं, कैटेनेशन कहते हैं। ठीक है, तो कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, इस कारण से कार्बन इतने सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। समझ में आई बात? कैटेनेशन क्या है? तो ये है सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, अपने साथ ही बॉन्डिंग बनाने की कैपेबिलिटी। ठीक है, कितना बॉन्डिंग? तो कहता है कि एक एक कंपाउंड में हो सकता है कि 100 कार्बन के एटम क्या हो, आपस में लिंक हो। इस तरीके की कैटेनेशन प्रॉपर्टी आपको किसी भी दूसरे एलिमेंट के एटम में नहीं मिलती। समझ में आया? सल्फर का एटम एक है जो कैटेनेशन को शो करता है, बट उसमें 8 एटम ही आपस में क्या हो सकता है, लिंक हो सकता है। बट कार्बन में ये कैपेबिलिटी है कि 100 एटम्स क्या होते हैं, आपस में लिंक हो जाते हैं, या 100 से भी ज्यादा एटम कार्बन के आपस में लिंक हो सकते हैं। दूसरा है टेट्रावैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है, टेट्रावैलेंट है, और टेट्रावैलेंट होने के कारण ये दूसरे दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ बॉन्डिंग क्रिएट कर लेता है। जनरली ये जितने अलग अलग टाइप के एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करता है, इतने तरीके की, इतने अलग अलग एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग दूसरे एलिमेंट के एटम नहीं क्रिएट कर पाते, और ये नेचर इसके टेट्रावैलेंसी के कारण आती है, ये एबिलिटी। सो इन दोनों प्रॉपर्टी के कारण, एक है कैटेनेशन, दूसरा है टेट्रावैलेंसी, कार्बन इज सो वर्सेटाइल। कार्बन इतना ज्यादा इस कारण से वर्सेटाइल है। तो दो नेचर, दो प्रॉपर्टी है, एक है कैटेनेशन, दूसरी क्या है, टेट्रावैलेंसी। याद रखोगे या नहीं याद रखोगे? ठीक है, एक बार स्टेटमेंट पढ़ ले जरा। तो कैटेनेशन के बारे में लिखा, कार्बन कैन लिंक विद द कार्बन एटम by means of covalent bond to form the long chain, branched chain and the closed ring. Compound carbon atoms may be linked by the single, double or triple bond. Tetravalency के बारे में लिख रहे हैं, कार्बन has the 4 valence electrons. Carbon can bond with the 4 carbon atom, monovalent atom, oxygen, nitrogen and sulfur. इतने अलग अलग टाइप के साथ एटम के, एलिमेंट के एटम के साथ ये बॉन्डिंग क्रिएट कर सकता है। इस कारण से कार्बन कि इतने सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है, तो इसको ठीक से समझ लेना है। ठीक है, कार्बन इतना ज्यादा वर्सेटाइल क्यों? अब कार्बन के वर्सेटैलिटी के बाद है ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? तो कह रहा है कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एक्सेप्ट इट्स ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन के कार्बोनेट्स, कार्बन के हाइड्रोकार्बोनेट को सिर्फ और सिर्फ छोड़ दीजिए, तो कार्बन के बाकी जितने भी कंपाउंड्स कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, क्या क्या छोड़ देना है? तो ऑक्साइड ऑफ कार्बन, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, दीज टू आर द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। उसके बाद क्या है? कार्बोनेट्स, जैसे CO3 आयन किसी में भी हो, ठीक है, +-2 चार्ज के साथ, तो यहाँ पर भी तो कार्बन है, अवेलेबल है, बट इसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में
काउंट नहीं करते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट को भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग काउंट नहीं करते हैं। इन सारे कंपाउंड को अगर छोड़ दें तो बाकी रिमेनिंग जितने भी कार्बन के कंपाउंड होंगे उनको हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, तो कार्बन के सारे कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे, एक्सेप्ट सन्स क्या है उसमें, ऑक्साइड ऑफ कार्बन, दूसरा है कार्बोनेट ऑफ कार्बन और तीसरा हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑफ कार्बन। इनको अगर छोड़ दें तो सारे के सारे रिमेनिंग जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं, ऑल दीज कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब है हाइड्रोकार्बन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक यानी कि कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही एक आता है हमारा हाइड्रोकार्बन। ये ऐसे का यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के एलिमेंट से बनते, के एलिमेंट के एटम से बनते हैं। ठीक है, सो ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के एटम को ही कंटेन करते हैं, दीज कंपाउंड्स आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन को हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक है ओपन चेन कंपाउंड, दूसरा है क्लोज्ड चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड में आप ले सकते हैं मीथेन को, इथेन को C3H8। ठीक है, क्लोज चेन में आप ले सकते हैं साइक्लोपेंटेन को, इस तरीके का होगा साइक्लोपेंटेन। एक ऐसे करके बना लेते हैं, 1 2 3 4 और एक यहाँ साइक्लोपेंटेन, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दो। ठीक है, तो ये क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पे क्लोज रिंग है। हाँ हाँ, नहीं, हमें इसके बारे में पढ़ना है, ऐसे करके पढ़ना है। ठीक है, तो हमें पढ़ना है एलिफेटिक यानी कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ना है। तो हाइड्रोकार्बन्स को, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट किस तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन के ही एटम्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इनको आप दो कैटेगरी में बांट सकते हो, एक है ओपन चेन कंपाउंड्स, दूसरा है क्लोज चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड में आ जाएगा एक सैचुरेटेड कैटेगरी के कंपाउंड को अल्केन्स कहते हैं, और अनसैचुरेटेड में दो कैटेगरीज हैं, एक है अल्कीन्स और दूसरा क्या है, अल्काइंस। ठीक है, सबका अपना अपना जनरल फॉर्मूला है, सबके अपने अपने मेंबर्स हैं जिनके बारे में डिटेल में हमें पढ़ना है। नहीं, हाँ हाँ, उसमें ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो पहले तो हमें क्या करना है, इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में क्या आ जाएगा, अल्केन्स आ जाएगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग होगी ये हमेशा ही सिंगल कोवैलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर कभी भी बॉन्डिंग तुम डबल कोवैलेंट बॉन्ड पाओ या ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड पाओ तो उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आप नहीं रख सकते हो, उसको क्या रखेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में रखेंगे। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आएंगे उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में किस तरीके की बॉन्डिंग होगी, तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी। अब अल्केन, जो हमारा अल्केन्स ग्रुप है, इसका जो जनरल फार्मूला है ये CnH2n+2 है, और इसमें सफिक्स हम लोग क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो इसका पहला मेंबर मेथेन है, दूसरा इथेन है, तीसरा प्रोपेन है, चौथा ब्यूटेन है, पांचवा पेंटेन है। समझ में आई बात? ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा हमारा जो है वह है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक है अल्कीन्स, दूसरा क्या है, अल्काइंस। अल्कीन्स में क्या क्या आ जाएगा, तो अल्कीन्स में हमारा इथीन आ जाएगा, प्रोपीन आ जाएगा, ब्यूटीन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, तो मैं एटलीस्ट वन डबल कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलेगा कार्बन इन बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन। ठीक है, और जब भी डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग अगर देखने को मिले दो कार्बन एटम के बीच में, तो कहो कि वो कैसा कार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, तो वो अल्कीन्स ग्रुप का हमारा हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ये अल्कीन ग्रुप के ही मेंबर है। ठीक, ठीक है, आगे बढ़े। कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। हमने इसके पहले बताया था अल्केन्स के बारे में। अल्केन्स एक हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। किस तरीके, अल्केन आगे, अल्कीन के बारे में मैंने बताया
कि हमेशा ही अल्कीन में एक आपको डबल कोवैलेंट बॉन्डिंग देखने को मिलेगी इन बिटवीन द कार्बन कार्बन एटम। और इसके बाद क्या है कि जितना इसको टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए जितनी बॉन्डिंग की जरूरत है वहां पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये कौन सा है, मीथेन, इथेन, प्रोपीन। तो इसको क्या कहेंगे, प्रोपीन कहेंगे। ये अल्किन ग्रुप का चूंकि मेंबर है और 3 कार्बन एटम है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। कैसा है, तो अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड में किस ग्रुप का है, तो अल्किन ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अल्काइंस के बारे में जरा समझते हैं कि अल्काइंस क्या है। ठीक है, सो अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। सफिक्स क्या लगाते हैं, आइन लगाते हैं। अब अल्काइन ग्रुप में हमेशा ही कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट आपको 1 ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड तो देखने को मिलेगी। तो ये भी अल्काइन ग्रुप का है क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कितने कैसी बॉन्डिंग है, तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग है। यहाँ पर भी कार्बन कार्बन के बीच में कैसी बॉन्डिंग है, तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग है। यहाँ पर भी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग है। तो इस तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, अल्काइन कहते हैं। समझ में आया या नहीं आ रहा है? अल्काइन भी हमारा क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। हाँ पूछो। नहीं, मल्टीपल टाइम्स भी हो सकती है बट एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड तो तुमको देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आई बात? आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। हाँ हाँ, अल्किन देखो। ठीक है, अल्किन में क्या मैंने बताया कि एटलीस्ट 1 डबल बाउंड बिटवीन द कार्बन एटम्स, then such a type of hydrocarbons are known as alkenes. Its general formula is CnH2n. इसका जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n। ठीक है, और इसके ग्रुप के मेंबर कौन होंगे, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन। ठीक है, इस तरीके के कंपाउंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कैसे पहचानेंगे, तो एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड तो आपको हमेशा ही देखने को मिलेगा। अल्काइन में क्या मिलेगा, एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा है हाइड्रोकार्बन कंटेन कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्काइन। तो ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है ना इन बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन एटम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अल्काइन। ये हमारा अल्काइन ग्रुप का मेंबर। अब है होमोलोगस सीरीज, जिसके बारे में हम लोग ने कल भी पढ़ा था। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज क्या है, इट इज अ ग्रुप और सीरीज ऑफ कंपाउंड। सबसे पहली बात, ये क्या है, कंपाउंड का ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, तो जिसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, जिसका स्ट्रक्चर एक जैसा होगा, दे हैव सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, पहली बात। दूसरा, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, सिमिलर होगी। एंड सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताई। पहला क्या बताया कि ये ग्रुप ऑफ कंपाउंड है। कैसा ग्रुप ऑफ कंपाउंड है, हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर। तीसरी प्रॉपर्टी क्या बताई कि हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, एंड सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप। सक्सेसिव मेंबर का डिफरेंस कितना आ जाएगा, CH2 ग्रुप आ जाएगा। तो अल्केन हमारा क्या है, होमोलोगस सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अल्किन हमारा क्या है, होमोलोगस सीरीज का एक एग्जांपल है। अल्काइन क्या है, होमोलोगस सीरीज का एग्जांपल है। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, यही सारे फैक्ट और इंफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज, ईच मेंबर ऑफ द सीरीज डिफर फ्रॉम द प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग मेंबर बाय द कॉमन डिफरेंस ऑफ CH2। ठीक है, ऑल द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज कंटेन द सेम एलिमेंट एंड सेम फंक्शनल ग्रुप। अब थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहे होंगे, इसमें सेम एलिमेंट होगा और सेम फंक्शनल ग्रुप भी होगा। ऑल द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव द सेम जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जैसे कि अल्केन का है, अल्कीन का है, अल्काइन का है। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज आर सिमिलर। समझ में आ गया या नहीं आया? ठीक है, अब इसी के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग वहां तक चले जाएंगे जहां तक हम लोगों ने 2 क्लास में कवर किया या 3 क्लास में कवर किया। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता रहा है कि फंक्शनल ग्रुप आर एन एटम, एक एटम हो सकता है, और ग्रुप ऑफ एटम और रिएक्टिव पार्ट ऑफ कंपाउंड। ये कंपाउंड का या तो रिएक्टिव पार्ट होगा या ग्रुप ऑफ एटम होगा या एक एटम भी हो सकता है। बट कैसा एटम, तो कह रहा है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड।
ये कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी को क्या करता है, डिफाइन करता है। इसी के कारण उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो कह रहे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिटरमाइंड बाय द फंक्शनल ग्रुप। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा वो कैसे डिटरमाइंड होगा, तो फंक्शनल ग्रुप से डिटरमाइंड होगा। एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिटरमाइंड बाय द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और जो फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के जो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स होगा वो उसके फिजिकल प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। जैसे कि अगर हम लोग अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को देखें तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं उनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा वो एक जैसा होगा, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड कर रहा है। और सबका फंक्शनल ग्रुप क्या है, एक जैसा है, इसीलिए सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, एक जैसी ही होगी। होगी या नहीं होगी, बट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के बाद जो रिमेनिंग एटम्स हैं वो अलग अलग है, ठीक है ना, और इस कारण से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज रहेगी। इसी कारण से तो इन सारे यानी कि कंपाउंड्स को क्या क्या कहा गया कि एक ही ग्रुप के कंपाउंड्स हैं, कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी होगी तभी तो एक ग्रुप बोला गया है। ठीक है, जैसे तुम्हारा क्लास 10th है, कुछ तो कुछ ना कुछ सिमिलर है, इसीलिए तो एक ग्रुप में तुम पढ़ रहे हो या एक ही क्लास के आप मेंबर्स हो, ठीक है ना। इसी तरीके से ये सारे के सारे हमारे अल्कोहल्स हैं, ठीक है ना, अल्कोहल के ग्रुप के कंपाउंड्स हैं, और अल्कोहल हमारा क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, समझ में आई बात। अब अल्कोहल ग्रुप के जितने भी कंपाउंड होंगे उनको हम लोग अल्कोनोल कहते हैं। तो ये नाम कैसे पड़ा, तो कहा कि जो अल्केन है इसमें से हमने ई को रिमूव किया और अल्कोहल को ऐड करने के कारण हम लोग ने इसमें ओल लगा दिया, तो ये अल्कोनोल बन गया। तो इस मेंबर के, इस ग्रुप के जो सारे मेंबर होंगे, अगर एक कार्बन एटम का कोई अल्कोहल है तो उसको मेथनॉल कहेंगे। 2 कार्बन का अगर कोई तुम्हारा अल्कोहल ग्रुप का मेंबर है तो वो इथेनॉल कहलाएगा। 3 कार्बन वाले को प्रोपनॉल कहेंगे, फिर ब्यूटेनॉल आ जाएगा, फिर पेंटेनॉल आ जाएगा, फिर हेक्सेनॉल आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई। हाँ हाँ, इनकी भी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, याद कैसे करेंगे, क्या इसमें हमेशा टेट्रावैलेंसी का ख्याल रखना है कि आपकी इसकी टेट्रावैलेंसी है तो ये कितनी बॉन्डिंग क्रिएट करेगा, 4 बॉन्डिंग क्रिएट करेगा। हमारा ऑक्सीजन क्या है, डाईवैलेंट है, 2 बॉन्डिंग क्रिएट करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन क्या मोनोवैलेंट है, सिंगल बॉन्डिंग होगी। ये इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे। जैसे मान लो कि स्ट्रक्चर तुमको ड्रॉ करना आ गया, इसका आ गया, ब्यूटेनॉल का आ गया, कैसे ड्रॉ करेंगे, तो 1 2 3 4 कार्बन, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप अटैच। ठीक है, सबसे पहली बात तो फंक्शनल ग्रुप में इधर हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन इस कार्बन, तो ऑक्सीजन की कितनी बॉन्डिंग कंप्लीट होनी चाहिए थी, 2 हो गई कंप्लीट। कार्बन की कितनी होनी चाहिए, 4, तो कार्बन की 2 बॉन्डिंग तो यहाँ पे है ही, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ और 3 हाइड्रोजन यहाँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ब्यूटेनॉल का, समझ में है। इसी तरीके से इथेनॉल का भी लिख सकते हो। इथेनॉल का मतलब क्या है, 2 कार्बन, 2 कार्बन, इधर हमारा फंक्शनल ग्रुप और इसकी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ 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 और इस तरीके से हाइड्रोजन आइटम हमने लिंक कर दिया। समझ में, बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब पहली बार जो पढ़ाया था और अब जो पढ़ रहे हो तो उसमें ज्यादा अब आप कॉन्फिडेंट हो रहे होंगे, ज्यादा चीजें क्या हो रही समझ में आ रही होंगी। ठीक है, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा केमिस्ट्री को। हाँ, एल्केन में सिंगल बॉन्डिंग है, अल्कीन में डबल बॉन्डिंग है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्डिंग देखने को मिलेगा। यहां पर भी ट्रिपल बॉन्डिंग बना सकते हैं, डबल बॉन्डिंग भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे डबल बॉन्डिंग है, यहाँ पे मान लो कि डबल बॉन्डिंग, यहाँ अरे वो बताएगा, नाम देगा, नाम से पता चल जाएगा। अभी तो तुमको ऐसे अल्कोहल ग्रुप के कंपाउंड पढ़ने हैं ना जो तुम्हारे अल्केन ग्रुप से डिराइव किए गए हैं, ठीक है, वैसा ही पढ़ना है अभी। बट आप जब हायर क्लास में जाएंगे तो इस तरह के भी कंपाउंड, यहाँ पे अगर डबल बॉन्डिंग हो गया तो इस कार्बन का देखो, यहाँ पे तो एक ही हाइड्रोजन जुड़ सकता है और यहाँ पे डबल बॉन्डिंग है तो यहाँ पर भी एक ही हाइड्रोजन जुड़ सकता है। बट ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे डबल बॉन्डिंग नहीं मिलेगा, डबल बॉन्डिंग मिल सकता है। बट हमें जो पढ़ना है इस अल्कोनोल के बारे में ही पढ़ना है, यानी कि अल्काइल ग्रुप से जो अल्कोहल बन रहे हैं
उन्हीं के बारे में, ठीक है। सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स के बारे में नहीं पढ़ना, ठीक है। कुछ साइक्लिक कंपाउंड के भी बारे में पढ़ना है, वो कुछ एक ही है जिनके बारे में मैं स्ट्रक्चर भी बता दूंगा और बस स्ट्रक्चर याद रखना है। कभी कभी साइक्लोपेंटेन के बारे में पूछ लेता है, कभी कभी बेंजीन के बारे में पूछता है, कभी कभी इसी तरीके से 2-3 कंपाउंड के बारे में ही पूछा जाता है, ठीक है, वो मैं बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना। अब उसके बाद एल्डिहाइड हमारा दूसरा फंक्शनल ग्रुप है। इसका क्या केमिकल फॉर्मूला है, तो CHO ग्रुप देखने को मिलेगा। अल्डिहाइड में जो पहला मेंबर है वो 1 कार्बन का मिल जाएगा, तो इसमें या तो अल्काइल ग्रुप ऐड होगा या एक हाइड्रोजन एटम भी जुड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप है। तो पहला मेंबर में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम जुड़ के बन रहा है, ये क्या कहलाता है, अल्कनल कहलाता है। ये क्या है, अल्कनल है, ठीक है ना। उसमें अल्कनोल था, ये अल्कनल है। ये अल के कहां से आया है, तो अल्डिहाइड के कारण आया है, ठीक है। और अल्केन से ये डिराइव किया गया है। तो ये जो हमारे एल्डिहाइड ग्रुप के कंपाउंड होंगे उनको क्या कहेंगे, अल्कनल कहेंगे, अगर उसमें अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मेथनल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, एथनल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, प्रोपनल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ब्यूटेनल कहलाएगा। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम ही है, इसीलिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, एक जैसी होगी। मेथनल का स्ट्रक्चर बहुत आसान है, देखो यहाँ पे कार्बन, अब हमारा CHO है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्डिंग के साथ ऑक्सीजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये हो गया मेथनल। अब इथेनॉल कैसे बनाएंगे, तो इतना तो कॉमन ही रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक कार्बन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, तो ये हमारा इथेनॉल हो गया, ठीक है, क्योंकि ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये हमेशा कॉमन मिलेगा, ठीक है। समझ में आई बात या नहीं आई। अधिक से अधिक क्या एक्सचेंज कर सकते हैं, तो हाइड्रोजन को इधर दिखा सकते हैं और ऑक्सीजन को इधर दिखा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज किया है बॉन्डिंग, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ऊपर दिखा दिया, ऑक्सीजन की बॉन्डिंग को नीचे दिखा दिया, ठीक है, बस इतना चेंज कर सकते। बट ये ग्रुप हमेशा ही आपको देखने को मिलेगा हर एक अल्डिहाइड ग्रुप में, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। अब एक जरा हम लोग कीटोन्स के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद अगली क्लास में आगे बढ़े जाएंगे, सैटरडे को जो क्लास होगी। कीटोन्स क्या है, तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप को हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, C डबल बॉन्डेड O और इधर से 2 अल्काइल ग्रुप, एक R और एक R डैश। तो इसका पहला मेंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 कार्बन एटम से स्टार्ट होगा, 3 कार्बन एटम का पहला हमारा मेंबर होगा। इसमें सफिक्स क्या लगाते हैं, ओन लगाते हैं, तो एल्कनोन बनेगा। ये क्या बनेगा, एल्कनोन। पहला मेंबर क्या होगा, प्रोपनोन, दूसरा ब्यूटेनोन, तीसरा पेंटेनोन, ठीक है। समझ में आई बात। यहाँ पे ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन, ये कीटोन ग्रुप है, यहाँ पर भी कीटोन है, यहाँ पर भी कीटोन है। समझ में आई, आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये कीटोन ग्रुप में हम लोग कौन सा सफिक्स लगाया, ONE, यानी कि ओन लगाया और ये बन गया एल्कनोन। अगर इसमें अल्काइल ग्रुप ऐड है, हमेशा ही इसमें अल्काइल ग्रुप ही ऐड हो, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं ऐड। इसके बाद हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये हमारा लास्ट फंक्शनल ग्रुप है, और इसका जो इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इधर से एक बॉन्डिंग ओपन रहती है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी जुड़ सकता है या कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ सकता है, ठीक है। इस फंक्शनल ग्रुप के मेंबर का नाम क्या होता है, एल्कोनोइक एसिड कहलाता है। क्या कहलाएगा, एल्कोनोइक एसिड, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, मेथनोइक एसिड हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड हो जाएगा, तीसरा मेंबर क्या हो जाएगा, प्रोपनोइक हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक हो जाएगा, पांचवा पेंटेनोइक हो जाएगा, ठीक है। सब में एसिड लगा देना, मैंने वही को एक बोल दिया, ठीक है। तो पहला मेथनोइक एसिड, दूसरा इथेनोइक एसिड, तीसरा प्रोपनोइक एसिड, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है। कौन सा सफिक्स ऐड करें, तो ओइक एसिड सफिक्स है यहाँ पे। कौन सा, इस ग्रुप का क्या नाम है, एल्कोनोइक एसिड नाम है, ठीक है। कीटोन, हाँ कीटोन, तो हाँ पहला 3 कार्बन एटम का, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है कि कीटोन ग्रुप का पहला मेंबर का नाम क्या होगा,
वो कितने कार्बन एटम से बना होगा, तो 3 कार्बन एटम से, क्योंकि जनरली बच्चे लिख देते हैं 1 कार्बन एटम पहला मेंबर। तो पहला मेंबर कार्बोक्सिलिक एसिड में 1 कार्बन एटम का होगा, ठीक है। और तुम्हारा अल्डिहाइड में 1 कार्बन एटम का हो जाएगा, अल्कोहल में 1 कार्बन एटम का हो जाएगा, बट कीटोन में 1 कार्बन एटम का पहला मेंबर नहीं है। जनरली पहला मेंबर हमारा 1 कार्बन एटम का ही होता है। तो और सबके बारे में नहीं पूछेगा, कीटोन के ही बारे में पूछेगा कि इसका पहला मेंबर कितने कार्बन एटम का हो। बच्चा लिखेगा 1, मार्क्स जाएंगे कट, ठीक है। तो यहां तक हमारा फंक्शनल ग्रुप तक हो गया है। अब कल की क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास, इसके बाद नोमेनक्लेचर है, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं, फिर से अगले सेशन में। तो अगले आधे घंटे हम लोग अब ध्यान लगा के पढ़ने वाले हैं, और जो जो टॉपिक अभी डिस्कस करने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना है, समझने का ट्राई करना है। सिंपल टॉपिक है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ऐसा जो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर कहीं किसी भी बच्चों को नहीं समझ में आता है तो अपने अपने क्वेरी को पुटअप कर लेना है। कुछ बच्चे ऑनलाइन भी हैं, ऑनलाइन में भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अगर समझ में नहीं आएगा तो उनको, आप लोगों को अपना अपना क्वेरी पुटअप कर लेना है। साथ में जितने भी ऑफलाइन स्टूडेंट हैं वो तो मेरे साथ में ही है, तो उनके साथ तो कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है। अगर उनका ध्यान भी इधर उधर होगा तो मैं बता दूंगा कि आपका ध्यान इधर उधर जा रहा है, प्लीज ध्यान दे दो पढ़ाई पे, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा, सबसे जो पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब समझते हैं कि आइसोमेरिज्म क्या है। शायद ये वर्ड आपने पहली बार सुना होगा, इससे पहले ये वर्ड आपने नहीं सुना होगा। तो इसका मीनिंग समझते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसका क्या मीनिंग है, या कह सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका क्या मीनिंग है, ठीक है। तो कह रहा है कि कार्बन कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। कहीं पर भी अगर ऑर्गेनिक वर्ड आपको देखने को मिल रहा है तो पहले आपको दिक्कत हो सकती थी, बट अब आपको मालूम चल गया कि जो कार्बन के कंपाउंड होंगे उनको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं, ठीक है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्या कह रहा है, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो, कैन शो द डिफरेंट स्ट्रक्चर, बट जिसका स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक। द डिफरेंट एंड हेंस डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इस स्ट्रक्चर के डिफरेंट होने के कारण इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, इस फेनोमेनन को हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं। एंड द कंपाउंड्स आर कॉल्ड आइसोमर्स, और ऐसे कंपाउंड को हम लोग आइसोमर्स कहते हैं, ठीक है। अब अल्केन ग्रुप का एक कंपाउंड है हमारे पास C4, सबसे पहला हम लोग ले लेते हैं C4H10। अब ये कौन सा कंपाउंड है अल्केन ग्रुप का, आप लोग बताओ प्लीज, यहाँ पे ध्यान दे दीजिए प्लीज, ठीक है। ये अल्के, हाँ क्या बुक में है, अभी प्लीज यहाँ पे ध्यान दे दो, बुक में बता दूंगा कहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से सुन लो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड्स है यानी कि अलग अलग कंपाउंड्स हैं, बट जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम ही है, और स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, डिफरेंट है। इस कारण से स्ट्रक्चर के डिफरेंट होने के कारण उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। और इसी फिनोमिनन को, इसी इवेंट को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। और जो कंपाउंड है अलग अलग उनको आइसोमर्स कहते हैं। तो अभी हमने ब्यूटेन का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा है, ठीक है। अब ब्यूटेन को का क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है, जरा इसको देखते हैं। तो एक ब्यूटेन का मैंने स्ट्रक्चर देखो इस तरीके का बनाया है। ये 4 कार्बन हमने एटम लिंक किए और साथ में हाइड्रोजन के एटम लिंक कर दिए यहाँ पर। तो एक तो स्ट्रक्चर आपका ये हो, ठीक है, समझ में आया। तो ये नॉर्मल ब्यूटेन है, ये हमारा कैसा ब्यूटेन है, तो एन ब्यूटेन है, तो इसको कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। अब क्या है, ब्यूटेन का और भी एक स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम है, तो 10 हाइड्रोजन एटम है। जब काउंट करोगे तो 10 हाइड्रोजन एटम मिलेंगे और 4 क्या मिलेंगे, कार्बन एटम मिलेंगे। एक और तरीके से मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता हूँ चाहूँ तो, 1 2 3 और चौथा कार्बन हमने यहाँ पे लिंक किया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लिंक कर रहा हूँ।
तो इस तरीके से हमने यहाँ पे हाइड्रोजन लिंक कर दिया, ठीक है। सो अब देखो इस तरीके से भी जो ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है या कह सकते हैं जो अल्केन है, ये अल्केन में कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4, यानी कि ये ब्यूटेन ही है, ठीक है। और कितने हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो इन दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का केमिकल फार्मूला तो C4H10 ही होगा, बट दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। तो ये दोनों ही ब्यूटेन के क्या है, आइसोमर्स है, और ब्यूटेन क्या कर रहा है, आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी को दिखा रहा है। यहाँ पे समझ में आ रही है बातें। तो इसका नाम कुछ बदल जाता है, इसको कहते हैं हम लोग आइसोब्यूटेन। इसको क्या कहते हैं, आइसोब्यूटेन। सो ये दोनों ब्यूटेन के आइसोमर्स है। कभी भी अगर पूछा जाए कि ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं, तो आप कहेंगे कि 2 आइसोमर्स होते हैं, एक नॉर्मल ब्यूटेन है और एक आइसोब्यूटेन है, ठीक है। ये आइसोमर क्यों है, क्योंकि इन दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एक ही है, बट इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, डिफरेंट है। तो इस तरीके के अगर कोई और भी कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड ऐसे मिल जाएंगे जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, अलग अलग होगा, बट उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही होगा। तो जितने भी ऐसे कंपाउंड्स होंगे उनको हम लोग आइसोमर्स कहते हैं, ठीक है। तो जनरली आपके क्लास में ब्यूटेन के बारे में ही पूछा जाता है, ठीक है। आप चाहे तो पेंटेन का भी सिचुएशंस लेके देख सकते हैं। तो पेंटेन के 3 आइसोमर्स पॉसिबल है, ठीक है। देखते हैं जरा, हम लोग इसको समझते हैं। तो पेंटेन को देखो 3 तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं, 3 अलग अलग तरीके से उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ किया जा सकता है। समझ में आ रहा है माहिर, ठीक है। तो पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं। यहाँ पे स्पेस तो है नहीं, यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले एक नॉर्मल पेंटेन हम लोग बना लेते हैं। कौन सा पेंटेन बनाते हैं, नॉर्मल। तो स्ट्रेट चेन बना लेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन, ऐसे करके मैं सिर्फ लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे लाइन है, वहां पे हमें क्या लिंक करना है, तो हाइड्रोजन ड्रॉ करना है, ठीक है। 5 कार्बन एटम है, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन होगा। तो ये हमारा कौन सा है, पेंटेन है। समझ में आई बात। पेंटेन के बाद हमें क्या करना है कि एक और हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 और यहाँ लगाया 4, और यहाँ पे एक कार्बन अटैच कर देते हैं। और इस तरीके से जो रिमेनिंग बॉन्डिंग है वहां पे हम लोग हाइड्रोजन एटम क्या कर देंगे, लिंक कर देंगे। तो एक इस तरीके का भी स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, तो हमारा हाइड्रोजन एटम, ये क्या है, हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम कितने होंगे ये बताओ आप, हाइड्रोजन एटम C5H12 होगा ना, पेंटेन का केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला यही होगा। सो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। यहाँ पर भी अगर हम लोग हाइड्रोजन लिंक करें इस तरीके से, यहाँ पे हाइड्रोजन मैं लिंक कर दे रहा हूँ। तो ये हाइड्रोजन जैसे ही लिंक करूंगा, सॉरी, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन है, समझ लो, ठीक है। सो फिर से अगर काउंट करोगे तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो इस पेंटेन को हम लोग कहते हैं नॉर्मल पेंटेन है, और ये पेंटेन क्या है, आइसो पेंटेन है। ये कैसा पेंटेन है, तो आइसो है। जैसा कि ब्यूटेन में हमने नेम असाइन किया था आइसो ब्यूटेन, बट पेंटेन की सिचुएशन में, ब्यूटेन की सिचुएशन में 2 ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, लेकिन पेंटेन के सिचुएशंस में हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। एक और भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है पेंटेन का, ठीक है। यहाँ पे एक कार्बन, दूसरा और ये तीसरा, एक कार्बन इधर लिंक करेंगे और एक कार्बन इधर लिंक करेंगे। अभी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। अब जरा हम लोग हाइड्रोजन को इस तरीके से यहाँ लिंक कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन एटम अगर मैं काउंट करूं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, इस तरीके से मैंने हर एक जगह पे हाइड्रोजन को लिंक किया है। तो अब अगर आप देखो तो हाइड्रोजन एटम कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अभी भी इन तीनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला क्या रहने वाला है, तो C5H12 ही रहने वाला है, क्योंकि कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 5 है, ठीक है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 12 है। बट यहाँ पे इन तीनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप देख रहे हो
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, अलग अलग है, इसीलिए इस कारण से इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो इस पेंटेन को हम लोग कहते हैं नियो पेंटेन, NEO, नियो, ठीक है ना, नियो पेंटेन। समझ में आई बात? तो ये नियो पेंटेन है। तो पेंटेन की 3 आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, समझ में आई बात या नहीं आ रही है? तो आपको यही 2 एग्जाम्पल याद रखना है आइसोमेरिज्म में, ठीक, समझ में आया या नहीं आया? आगे बढ़ सकते हैं? किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ। जितने ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं क्या उनको कोई डाउट है? हाँ पूछो। हाँ ये तो, हाँ ये ब्रांच वाला नहीं, कुछ नहीं, ऐसे लिख दिया है, इसका मतलब यहाँ पे एक कार्बन लगा दो, इधर एक कार्बन लगा दो। लिखने का वे अलग अलग हो सकता है बट मीनिंग इट्स सेम, मीनिंग डिफरेंट नहीं है, मीनिंग एक ही जैसा है, ठीक है, समझ में आई बात आइसोमेरिज्म की? अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, और अगला टॉपिक हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स है, ठीक है। अब आ गए हम लोग कहाँ पे, नॉमेनक्लेचर पे। तो आप अपने बुक में देखोगे ना, तो नॉमेनक्लेचर के जस्ट पहले ही आइसोमेरिज्म भी डिस्कस हुआ होगा, ठीक है। अब हम लोग नॉमेनक्लेचर को ढंग से समझेंगे, और नॉमेनक्लेचर पे हमेशा ही क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। सारा बच्चा प्लीज, सारे बच्चे यहाँ पे अटेंशन दे दो, ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? हाँ ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड टू राइट द नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम को असाइन करने के लिए एक कह सकते हैं सेट ऑफ रूल्स है। उस सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंगली आपको नेम असाइन करना है, रैंडमली कोई भी नेम असाइन नहीं कर सकते हैं। तो उसी सेट ऑफ रूल्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या देना है, अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको लिखा हुआ है तो सबसे पहले उसका रूट नेम असाइन करेंगे। देखो साउथ में जनरली क्या होता है कि नेम कैसे असाइन करते हैं साउथ में, अगर किसी बच्चे का नाम कुछ रखना है, मान लो कि अर्जुन रखना है उसका नाम, तो उसके नाम के पीछे में उसके पापा का भी नाम होता है और उसके दादा का भी नाम होता है। जैसे हमारा एक फ्रेंड था अर्जुन, उसका नाम था कांडी कप्पा अर्जुन। तो कांडी क्या था, उसका दादा का नाम था, कप्पा उसके फादर का नाम था, और थोड़ा सा नेक्स्ट जनरेशन था वो, तो नाम को कहा कि मैं ऐसा नहीं रखूंगा जो बहुत दिक्कत हो जाए, तो अर्जुन में रखा, तो उसका नाम था अर्जुन। एक और भी साउथ का गांव का भी नाम ऐड करते हैं, बट जनरली आप देखोगे कि स्ट्रक्चर में इसी तरीके का रहेगा, पहले हमारा दादा का नाम, फिर पापा का नाम, फिर बेटे का नाम। इसी तरीके से एक और भी दोस्त था के साई कृष्णा, उसका नाम था कृष्णा। वो इतना इतना लंबा नाम, कहा कि ये 4 फादर से रिलेटेड होता है यार, ठीक है ना। हमारे 4 फादर के नेम में से मेरा के जो है 4 फादर से लिया हुआ है, और कृष्णा के साई जो है फादर के नेम में है कहीं पे, वहां से लिया है, और कृष्णा मेरा नाम, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जब भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम असाइन करेंगे तो सबसे पहले उसके लिए रूट वर्ड खोजेंगे कि कौन सा रूट नेम होगा उसका, ठीक है। तो काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द गिवन कंपाउंड एंड राइट द रूट वर्ड फॉर इट। तो सबसे पहला तो कि नंबर ऑफ कार्बन एटम देखो, और उसके लिए क्या रूट वर्ड असाइन करोगे इसको देखो। तो यहां तक है 1 कार्बन का कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी कंपाउंड हो, उसके नेम की शुरुआत में मेथ जरूर देखने को मिलेगा। जैसे कि अल्केन ग्रुप में मीथेन होता है, अल्कीन ग्रुप में हमारा क्या हो जाता है, मिथीन नहीं होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। मगर अगर एच से देखा जाए तो 2 कार्बन एटम का जो भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो उसका रूट नेम क्या होगा, एथ हो गया। अब अल्केन ग्रुप का है तो इथेन हो गया, अल्कीन ग्रुप का है तो इथीन हो गया, अल्काइन ग्रुप का है तो क्या कहलाएगा, इथाइन कहलाएगा, ठीक है। तो रूट नेम में एच तो रहेगा ही, यानी कि 1 कार्बन एटम के कंपाउंड को हम लोग हमेशा ही मेथ कहते हैं। जैसे कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग ले लेते हैं HCHO, ठीक है। तो इसके नेम में मेथ तो हमें लगा ही देना है आंख बंद करके पहले। फिर मैंने देखा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो मैंने देखा कि अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो मैं क्या लगाऊंगा, इसके लिए अल लगाऊंगा, तो ये हो जाएगा मेथनल, ठीक है, समझ में आई बात। ये क्या है, मेथनल। बट मेथ नहीं होगा ये सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जो पहला कार्बन है उससे हम लोग रूट नेम असाइन कर पाते हैं, यानी कि रूट वर्ड दे देते हैं, ठीक है। अगर मैं एक कंपाउंड लूं
CH3OH, ठीक है। तो ये क्या है, अल्कोहल ग्रुप का कंपाउंड है। तो पहले तो हम लोग एक कार्बन के कारण इसको मेथ तो कहेंगे, तो इसमें भी मेथ कॉमन है और यहाँ भी मेथ कॉमन है या नहीं है, बट ये अल्कोहल ग्रुप का है तो इसको मेथनॉल कहें, ठीक है। समझ में आ रही है बात। इसी तरीके से अगर मैं लिखूं C2H5OH तो क्या कहलाएगा, तो ये दो कार्बन का है तो H तो होगा ही और इसमें O लगा देंगे तो इथेनॉल हो जाएगा। समझ में आई बात। तो रूट नेम पहले देखना है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा रूट वर्ड देंगे। तो एक कार्बन के लिए मेथ, दो कार्बन के लिए एथ, तीन कार्बन के लिए प्रॉप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन एटम के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक का यूज करते हैं। इतना बहुत, इसके आगे भी है, ऐसा नहीं है कि इसके आगे नहीं है, क्योंकि कार्बन में कैटेनेशन प्रॉपर्टी है। बहुत सारे कार्बन के एटम्स क्या होते हैं, सेल्फ लिंक कर सकते हैं आपस में। सो इसके भी आगे, बट 10th क्लास स्टैंडर्ड तक, 10th क्लास के लिए इतना आप याद कर लो। इवन इतना भी नहीं, यहां तक भी याद कर लो तो ये सफिशियंट है आपके लिए, ठीक है। तो रूट वर्ड तो पहले असाइन हम लोग कर देंगे। रूट वर्ड के बाद क्या करना है, तो रूट वर्ड तक की कहानी पता चल गई। अब देखना है इफ द कंपाउंड इज सैचुरेटेड, अगर कंपाउंड सैचुरेटेड है तो ऐड सफिक्स एन, सफिक्स क्या लग जाएगा, एन, जैसे मीथेन, ठीक है, क्योंकि कंपाउंड क्या है, सैचुरेटेड है। या तो कंपाउंड सैचुरेटेड होगा या अनसैचुरेटेड होगा, ठीक है ना। तो सैचुरेटेड के लिए सफिक्स लगाना है एन, जैसे मैंने लिखा CH4, तो ये कैसा कंपाउंड है, सैचुरेटेड है। इसका रूट वर्ड क्या असाइन करेंगे, तो मेथ। मेथ के बाद क्या लिखेंगे, इसका मेन मेथ के बाद क्या लिखेंगे, तो सैचुरेटेड है तो एन लिख दिया। इसी तरीके से अगर मैं लिखूं C2H6 लिखूं तो इसके लिए रूट वर्ड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एथ। और इसके बाद चूंकि ये हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड है, क्योंकि तो जैसे ही इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो पता चलेगा आपको कि कार्बन कार्बन के बीच में जो लिंकिंग है वो क्या है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू लिंकिंग है, इसीलिए इसको सैचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे। और सैचुरेटेड कंपाउंड के लिए सफिक्स क्या है, एन है। But if is unsaturated then add suffix in, तो हमें क्या लगाना है, in लगाना है। and ine for the double bond, and ine for the triple bond, यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड के लिए हम लोग इन लगाएंगे और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे। एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और इसको थोड़ा सा और भी स्पष्ट करते हैं या समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। एक कंपाउंड हम लोग ले लेते हैं C2H6, दूसरा कंपाउंड लिया C2H4, तीसरा कंपाउंड लिया C2H2, ठीक है। अब ये तीनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने कार्बन एटम है, तो 2, यानी कि तीनों का ही हमारा इनिशियल नेम क्या होगा, एथ होगा। यानी कि एथ रूट वर्ड तो असाइन ही कर सकते हैं, जैसे कि साउथ में बताया कि एक फादर के 3 बच्चे हैं तो फादर का तो नाम इन्वॉल्व तीनों बच्चे में हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, तो इन तीनों में एथ हो गया। अब एनालाइज क्या करना है, ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। अगर अनसैचुरेटेड है तो इसमें कैसी बाउंडिंग है, डबल बाउंडिंग है तो इन लगाएंगे और ट्रिपल बाउंडिंग है तो आइन लगाएंगे। तो ये पता चलेगा कि कितने हाइड्रोजन एटम इसके साथ लिंक है, ठीक है। अब इसके साथ कितने हाइड्रोजन एटम लिंक है, 6, तो 6 कार्बन, हमें 6 हाइड्रोजन एटम कैसे 2 कार्बन एटम में लिंक करेंगे, ये तभी पॉसिबल है जब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बाउंड हो। तो सिंगल बाउंड जैसे ही होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इस तरीके से बाउंडिंग दिखा देंगे और ये आपका बन गया। तो ये पता चल गया हमें कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसीलिए लगा देंगे N, तो बन गया इथेन, ठीक है। अब इसी तरीके से समझ में आ रहा है इतना, यानी कि इसमें सेट ऑफ रूल्स हैं और सेट ऑफ रूल्स के बियॉन्ड नहीं जाना है, ठीक है ना। उसी सेट ऑफ रूल को फॉलो करना है, आप अपने आप ही नेम असाइन कर पाएंगे। नेम याद नहीं करना है, नेम को सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंगली लिखना है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, C2H4, अब फिर से जज करना है कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन एटम हमारे कितने हैं, तो हाइड्रोजन एटम तो 4 ही हैं,
तो 2 यहाँ लगा सकते हैं और 2 यहाँ लगा सकते हैं। अब क्या कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट हो रही है? कार्बन 4 बॉन्डिंग बना पा रहा है? नहीं बना पा रहा है। तो 4 बॉन्डिंग के लिए यहाँ पे एक बॉन्डिंग और बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा कोवेलेंट बॉन्डिंग है? तो डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग है। सफिक्स क्या लग जाएगा? इन, ई एन ई। ठीक है, तो ये इथेन और ये इथीन। अब अगले में मैंने क्या किया? एक कार्बन को एक कार्बन से लिंक किया। ठीक है, साथ में एक एक हाइड्रोजन लिंक किया, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में ऐसा ही लिखा हुआ है, C2H2 लिखा हुआ है, तो 2 हाइड्रोजन एटम से ज्यादा तो लिंक नहीं कर सकते हैं। तो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाया तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड निकला, और इस तरीके से यह क्या बन जाएगा? इथाइन। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो पहले रूट वर्ड, फिर देखो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड है तो एन, अनसैचुरेटेड है तो फिर रुक जाना है और देखना है कि डबल बॉन्डिंग है या ट्रिपल बॉन्डिंग है। डबल बॉन्डिंग है तो लगा देंगे इन, और ट्रिपल बॉन्डिंग है तो लगा देंगे आइन। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सारे बच्चों को? आगे बढ़े, चलो। अब अगला स्टेप क्या कह रहा है? तो अगला स्टेप में कह रहा है यहाँ पे कि if functional group is present in the compound, it is indicated by adding its suffix। अगर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है तो उसको भी इंडिकेट करना पड़ेगा और फिर उसमें सफिक्स लगाना पड़ेगा। तो हर एक फंक्शनल ग्रुप का अलग अलग सफिक्स है। ठीक है ना? तो पहले हमने क्या देखा कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, उसके लिए रूट वर्ड असाइन किया। फिर देखा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड है या नहीं, तो उसके लिए एन, इन, आइन असाइन किया। अब उसके बाद देखेंगे कि उसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा या नहीं होगा। अगर हाइड्रोजन एटम है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट हाइड्रोजन एटम के अलावा कोई रिएक्टिव पार्ट है या ग्रुप ऑफ एटम उसमें लिंक है जिसपे पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही है, तो वो फंक्शनल ग्रुप है। तो पहले फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। अब जैसे ही फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई होगा तो हर एक फंक्शनल ग्रुप का अलग अलग सफिक्स है। जैसे अल्कोहल के लिए ओल है, ठीक है, अल्डिहाइड के लिए अल है, कीटोन के लिए ओन है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड है। हेलोजेन के लिए प्रीफिक्स लगाते हैं। हेलोजेन ग्रुप के लिए क्या लगाते हैं? प्रीफिक्स लगाते हैं। क्लोरो, ब्रोमो, इस तरीके से फ्लोरो। ठीक है ना? इसमें आ जाता है फ्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन, इस तरीके के कंपाउंड इसमें। जैसे ये है CH3Cl है, ठीक है, तो क्लोरोमीथेन हो जाएगा। BrC2H5 है तो ब्रोमो इथेन हो जाएगा। समझ में आई बात? तो हेलोजन के लिए ऐसा है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए तो बता ही दिया, इन और आइन लगाया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम असाइन कर सकते हैं। समझ में आई बात या नहीं आई? आ रही है? अब जैसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या ले लिया हमने? तो एग्जाम्पल में हमने लिया CH3COOH। ठीक है, सबसे क्या एसिटिक एसिड है, बट इसका IUPAC नेम एसिटिक एसिड नहीं है। ठीक है ना? तो आपको IUPAC नेम असाइन करना है इसका। ठीक है, तो कैसे असाइन करेंगे? तो यहां पे पहले देखो कि कितने कार्बन एटम है। तो 2 कार्बन एटम है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? रूट वर्ड क्या होगा? एथ। ठीक है, सैचुरेटेड है तो ANE लगाएंगे, बट E हटाना पड़ेगा क्योंकि इसमें एक फंक्शनल ग्रुप भी क्या है? अटैच है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। कौन सा सफिक्स लगाते हैं? ओइक एसिड लगाते हैं, तो ये बनेगा इथेनोइक एसिड। ये क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। समझ में आया या नहीं आया? कुछ एग्जाम्पल्स ले लेंगे तो इसको और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा, इसको एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं अच्छे से। तो अभी हम लोगों ने कार्बन कंपाउंड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, सारे बच्चे प्लीज इधर देख लो, ठीक है ना, कन्वर्सेशंस मेरे साथ करो। ठीक है, तो कार्बन कंपाउंड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कशंस किया। ठीक है, डिस्कशंस में सबसे पहले हम लोगों ने कंबशन रिएक्शन के बारे में डिस्कशंस किया। कंबशन रिएक्शन में क्या देखा कि जनरली जो हमारे कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं
उनको जब भी हम लोग कंबसन रिएक्शंस करवाते हैं तो कंबसन रिएक्शंस माही यहाँ कहाँ पे ध्यान है, ठीक है, हाँ इधर देख के सुनना है, ठीक है। तो हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था, तो कंबसन रिएक्शंस से स्टार्ट किया था और हम लोगों ने ये पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले कि कंबसन रिएक्शन में अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पार्टिसिपेट करता है जनरली तो क्या होगा, वहाँ पे हीट और लाइट एनर्जी का क्या होता है, इवॉल्व होता है या क्रिएशन होता है। और इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम लोग फ्यूल के जैसा यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर किसी भी रिएक्शंस में किसी भी सब्सटेंस को अगर बर्न करो या कंबसन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाओ और उस ड्यूरेशंस में अगर आपको हीट एनर्जी रिलीज नहीं होती है या लाइट एनर्जी रिलीज नहीं होती है तो क्या आप उसको फ्यूल के जैसा यूज कर सकते हो, नहीं करोगे। बट किसी भी आप सब्सटेंस को बर्न करो, बर्न करने पे काफी ज्यादा आपको हीट एनर्जी मिले तो यू कैन यूज दैट सब्सटेंस एज अ फ्यूल, फ्यूल के जैसा यूज किया जा सकता है। तो आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं या कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं जब भी बर्न करोगे यू विल गेट द हीट, सो दैट्स व्हाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड एज फ्यूल, ठीक है, सबसे पहली बात। इसके बाद हमने क्या देखा, तो एक सिंपल सा एग्जांपल लिया और अल्केन ग्रुप का सबसे पहला मेंबर ले लिया, मीथेन ले लिया और मीथेन के कंबसन रिएक्शंस को देखा। तो मीथेन के कंबसन रिएक्शन में आपने पाया कि मीथेन जब कंबसन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा था, वाटर बन रहा था और साथ में हीट और लाइट इवॉल्व हो रहा था या रिलीज हो रहा था या बन रहा था, ठीक है। अब देखा कि दो तरीके के हाइड्रोकार्बन है हमारे पास, एक है सैचुरेटेड और एक है अनसैचुरेटेड। तो जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न किया तो हमें मिला ब्लू नॉन सूटी फ्लेम, बट वहीं हमने जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न किया तो हमें मिला येलो सूटी फ्लेम। इसके पीछे का कारण क्या है, तो पीछे का कारण ये है कि हमारा जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन ज़्यादा होता है और परसेंटेज ऑफ कार्बन ज़्यादा होने के कारण वो जो कंबशन रिएक्शन है उसमें पार्शियल कंबशन होता है और हाँ डबल और ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड होंगे सैचुरेटेड में ना, मैं कह रहा हूँ कि हाँ नॉन सूटी दिया है सैचुरेटेड में, सैचुरेटेड में मैं कह रहा हूँ अनसैचुरेटेड में। अनसैचुरेटेड में आपको क्या मिलेगा, येलो सूटी फ्लेम मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या है वहां पे ज्यादा है। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो इसके बाद हम लोगों ने ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में क्या पढ़ा, तो आप इथेनॉल को अगर ऑक्सीडाइज करोगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है क्या, अच्छा पीछे चले गए हम लोग। तो ये ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन में हमने क्या किया कि इथेनॉल को जब हमने ऑक्सीडाइज करवाया तो वो किस में कन्वर्ट हुआ है, इथेनोइक एसिड में, ठीक है। इसी तरीके से इथेनॉल के जगह पे आपको प्रोपनॉल दे दे तो प्रोपनोइक एसिड में कन्वर्ट होगा। बट ये कन्वर्ट कैसे होगा, कह रहा है कि अपने आप ही ये कन्वर्ट नहीं होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, तो एक लिया एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट ले सकते हैं या एल्कानाइन पोटेशियम पर मैग्नेट ले सकते हैं, ठीक है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कारण हमारा इथेनॉल क्या है, इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। सो दिस इज द सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। थर्ड में क्या पढ़ा, तो थर्ड में हमने पढ़ा एडिशन रिएक्शंस के बारे में। एडिशन रिएक्शन किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है, तो हाँ निकेल और पैलेडियम, पैलेडियम, ठीक है। पैलेडियम और निकल के प्रेजेंस में आपका क्या हो रहा है, आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इस रिएक्शन को हम लोग हाइड्रोजनेशन भी कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, ठीक है। इसका एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है। इंडस्ट्री में कैसे यूज करते हैं इस रिएक्शन को, तो वेजिटेबल ऑयल को हम लोग वेजिटेबल घी में चेंज करते हैं। इसके बाद क्या पढ़ा, तो इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहली वाली लाइन में ये लिखा है कि अल्केन ग्रुप के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं या हाइड्रोकार्बन होते हैं ये फेयरली इनर्ट होते हैं, ये रिएक्शंस में जनरली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बट रैपिड रेट में अगर क्लोरीन आप फ्लो करवाओगे मीथेन में या मिक्स करोगे रैपिड रेट पे, क्लोरीन गैस मीथेन गैस के साथ मिक्स करोगे और सनलाइट का जब भी प्रेजेंस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगा और क्लोरीन धीरे धीरे करके सारे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा।
और फाइनली हमारा मीथेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेट्राक्लोरोमीथेन में कन्वर्ट होगा। तो यहां तक हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा है। ये सारे के सारे केमिकल प्रॉपर्टीज जो है आपको याद रखने हैं, जैसे कि मैंने याद रख रखा है सारी की सारी प्रॉपर्टीज, इस तरीके से आपको भी याद रखना है। इसमें से कुछ ना कुछ जरूर आएगा, ठीक है। तो इसको ढंग से एक बार रिवाइज करके अच्छे से याद कर लेना। क्या देख लेंगे क्या है, क्या टॉपिक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में है, क्या है दिखाओ। हाँ वही है, हायर होमोलोजियस ऑफ अल्केन, मतलब अल्केन ग्रुप के ही आपको होमोलोगस सीरीज है ना, तो उस तरीके का ही ग्रुप ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि टेट्राक्लोरोमीथेन बन रहा है, तो इसी तरीके का आपको कंपाउंड आप चाहोगे तो यहाँ पे क्लोरीन लिया है ना, फ्लोरीन के भी साथ रिएक्शंस करवा सकते हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी कंपाउंड आपको बन रहा है सीक्वेंस में, जो भी कंपाउंड, इस सीक्वेंस में आपको एक कैरेक्टर देखना है, सबका स्ट्रक्चर और सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि एक जैसी देखने को आपको मिलेगी, इस कारण से वो लिखा हुआ है, ठीक है। समझ में आया, होमोलोगस सीरीज से वो टर्म लिया है। आगे बढ़े, अब अगला है हमें इथेनॉल। दो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हमें पढ़ना है, एक है इथेनॉल और दूसरा इथेनोइक एसिड। अब इन दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में क्यों पढ़ना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। कहीं ना कहीं इसका यूज काफी ज्यादा मेडिसिन के बनाने में या डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं ज्यादा यूज होता है, जिस कारण से हम लोग इथेनॉल के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ने वाले हैं और इथेनोइक एसिड के भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड देखोगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत लंबा लिस्ट है, बट इस दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका यूज सबसे ज्यादा है हमारे डे टू डे लाइफ में, ठीक है। आगे बढ़े, तो सबसे पहले यह है कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो कह रहा है कि इथेनॉल हमारा कलरलेस होता है, प्रेजेंट स्मेल होता है, बर्निंग टेस्ट होता है, ठीक है। कैसा है, तो कलरलेस है, प्लेजेंट स्मेल है, बर्निंग टेस्ट है। सॉलेबल इन वाटर, वाटर में क्या है, सॉलेबल होता है। वोलेटाइल लिक्विड है, यानी कि इवापोरेट हो जाएगा बहुत कम ही टेम्परेचर पे। लो बॉइलिंग पॉइंट है ऑफ 351 केल्विन, बहुत ही कम है, ठीक है। न्यूट्रल कंपाउंड है, ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है, समझ आया। तो ये जितनी बातें हैं, ये जो चार बातें हम लोगों ने पढ़ी है, ये क्या है कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ी है, ठीक है। निका समझ में आ गया। इथेनॉल का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो लिखेंगे कलरलेस लिक्विड है, ठीक है, प्लेजेंट स्मेल है, बर्निंग टेस्ट है, ठीक है, सॉलेबल इन वाटर है, वोलेटाइल लिक्विड है, लो बॉइलिंग पॉइंट है, न्यूट्रल कंपाउंड है। क्योंकि फिर से रिवाइज करवाऊंगा एक बार, धीरे धीरे अब हम लोग इस मोड में चलेंगे कि चीजें खत्म होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे चल रहा है वैसे नहीं चलेगा, अभी जैसे केमिस्ट्री का जैसे ही रिवीजन स्टार्ट होगा तो एक एक टॉपिक को आप लोग बताओगे, बोलोगे, और जो कम बोलेगा उसको मैं यहाँ पर भी लाके रिकॉर्ड कर लूंगा उसका सेशन, ठीक है। तो अब तैयार हो जाइए रिवीजन के लिए, तैयारी करने के लिए, बोर्ड पेपर में अच्छा करने का अब टाइम आ गया है, तो पढ़ना पड़ेगा सारे बच्चों को। तो फिजिकल प्रॉपर्टी याद हो गया, कलरलेस, प्लेजेंट एंड बर्निंग टेस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा, तो सॉलेबल इन वाटर और वोलेटाइल लिक्विड, न्यूट्रल कंपाउंड। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करना क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन कहलाता है। सो अगर इथेनॉल डिहाइड्रेट होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, इसके निकलेंगे, तो OH निकलेगा और यहाँ से एक H निकलेगा, तो क्या होगा, H2O मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकलेगा, तो बनेगा क्या, इथीन बनेगा। बट ये कह सकते हैं कि इस रिएक्शंस के लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशंस में क्या है, 443 केल्विन का टेम्परेचर होना चाहिए और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का प्रेजेंस होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शंस हमारा क्या है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। समझ में आया डिहाइड्रेशन रिएक्शन, नहीं समझ में आया डिहाइड्रेशन से, हाँ पानी हटा दिया, पानी निकला है, ठीक है। पानी में कौन कौन सा एटम निकल गया, HO यहाँ से निकल गया और यहाँ से एक H निकल गया, तो जैसे ही H निकलेगा तो क्या बनेगा, इथीन बन गया। CH2 निकल गया,
CH2 हो गया, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या हो रहा है, बन रहे हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है, डिहाइड्रेट कर रहा है अपने आप को, ठीक है। इस कारण से डिहाइड्रेशन रिएक्शंस बोला है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन कितने केल्विन पे हो रहा है, तो 443 केल्विन पे हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखना है कितना टेम्परेचर है, 443 केल्विन, ठीक है। और कंसंट्रेटेड एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या कर रहा है, इस वाले टॉपिक को अभी हम लोग छोड़ रहे हैं क्योंकि ये पढ़ना नहीं है। रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, क्या बनाएगा, सोडियम इथॉक्साइड बनेगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या होगा, इवॉल्व होगा, ठीक है। समझ में आया, सोडियम इथेनॉल के साथ रिएक्शंस करेगा, सोडियम रिएक्टिव है, कितना ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है क्या, हाँ यस कर सकता है। इस रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन को ये क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके सोडियम हाइड्रोजन के प्लेस पे चला जा रहा है। इस कारण से इस रिएक्शंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी कह सकते हैं। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा और साथ में एक कंपाउंड बनेगा सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। ऑक्सीडेशन पहले ही पढ़ रखा है, ऑक्सीडेशन वहां पर भी इथेनॉल का करवाया था। इथेनॉल क्या हुआ था, इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया था, किसके प्रेजेंस में, तो एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में और एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में, ठीक है। ये दोनों क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाए। अब है एस्टरिफिकेशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी वेरी, बहुत बार पूछा गया एस्टरिफिकेशन, ठीक है। एस्टरिफिकेशन में किसका रिएक्शन है, तो एस्टरिफिकेशन में इथेनॉल इथेनोइक एसिड का रिएक्शन है, किसके प्रेजेंस में है, तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में है, ठीक है। हाँ भाई, इथेनॉल क्या है, एक स्पेसिफिक कंपाउंड है, अल्कोहल क्या है, एक ग्रुप का नाम है, ठीक है। मेथनॉल में क्या है, एल्कोहलिक है, इथेनॉल भी क्या है, एल्कोहलिक है, बट हम लोग वाइन में इथेनॉल को मिलाते हैं, या मेडिसिन में भी आप देखोगे इथेनॉल को मिक्स किया जाता है, ठीक है। समझ में आया? ये मेथनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल सब के सब अल्कोहल ग्रुप से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। समझ में आया बात, हाँ वाइन में भी होता है इथेनॉल, बहुत कम मात्रा में होता है। ग्रेप्स के फर्मेंटेशन में भी इथेनॉल ही बनता है, हाँ वो नेचुरल इथेनॉल बनता है, हाँ उसमें अल्कोहल डालेंगे क्या जरूरत है, हाँ डायरेक्ट, समझ गया, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, हाँ भव्या, हाँ बोलो भाई, हाँ बोलो, उधर पीछे के क्या हो, तो स्ट्रीफिकेशन हम लोग समझते हैं, हाँ हाँ स्ट्रीफिकेशन हम लोग समझते हैं, प्लीज इधर देख लो, स्ट्रीफिकेशन समझते हैं, ठीक है। स्ट्रीफिकेशन में क्या हो रहा है, इथेनॉल का रिएक्शन इथेनोइक एसिड के साथ हो रहा है, ठीक है। किसका रिएक्शन है, इथेनॉल का इथेनोइक एसिड के साथ, क्या बन रहा है, तो इथाइल इथेनोएट बन रहा है, और इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं ईस्टर, क्योंकि ईस्टर भी क्या एक फंक्शनल ग्रुप है जिसके बारे में अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो ईस्टर ग्रुप का ये कंपाउंड है, जैसे अल्कोहल ग्रुप का इथेनॉल क्या एक कंपाउंड है, मेथनॉल भी एक कंपाउंड है, प्रोपेनॉल भी एक कंपाउंड है, ब्यूटेनॉल भी एक कंपाउंड है, उसी तरीके से ईस्टर ग्रुप का ये कंपाउंड है जिसका नाम इथाइल इथेनोएट, ठीक है। कैसे बना रहे हैं, इसी कारण से इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। एस्टरिफिकेशन क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे ईस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ईस्टर का स्मेल कैसा होता है, तो स्वीट फ्रूटी स्मेल होता है, और इसी कारण इसको मिठाई वगैरह में यूज किया जाता है, फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड है, ठीक है। फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड है, इसका स्मेल क्या है, अच्छा है, ठीक है। कैसे बनाया जा रहा है, तो इथेनॉल का रिएक्शन इथेनोइक एसिड के साथ करवाया गया, तो ईस्टर ग्रुप का कौन सा कंपाउंड बना है, इथाइल इथेनोएट बना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको एस्टरिफिकेशन इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे ईस्टर ग्रुप का ही कंपाउंड बन रहा है, ठीक। आगे बढ़े, हाँ इथेनोइक एसिड क्या है, इसका स्टैंडर्ड नेम है या IUPAC नेम है, ठीक है। वही एसिटिक एसिड इसका क्या है, कॉमन नेम है, कॉमर्शियल नेम है कह सकते हैं। जैसे होता है ना, घर का नाम चिंटू है, बाहर का नाम अभिषेक है,
तो अब इसे किसमें, हाँ नींबू में दारू नहीं होता, नींबू में तो एसिटिक इथेनोइक एसिड है, नींबू में दारू तब होता जब इथेनॉल होता। हाँ समझ में, नींबू में दारू नहीं होता है, ठीक है ना, नींबू में दारू नहीं है, समझे। हाँ कप सिरप में है, हाँ सच में। और क्या, अगर जान दो इथेनॉल, प्योर इथेनॉल पियोगे तो मर भी जाओगे, प्योर इथेनॉल पी लोगे ना तो आपके नर्वस सिस्टम को ये डैमेज कर देगा, राम राम सत्य हो जाएगा, ठीक है ना, तुरंत चार कंधे पे आ जाएंगे। समझ में आ गई बात। इथेनॉल, प्योर इथेनॉल नहीं यूज किया जाता है, बेसिकली दूसरे सॉल्वेंट में इथेनॉल को बहुत ही कम क्वांटिटी में मिलाया जाता है, ठीक है। समझ में, हाइड्रोजनेशंस के बारे में समझते हैं। हाइड्रोजनेशंस ये भी शायद आपकी बुक में है या नहीं, पढ़ लेते हैं फिर भी। तो हाइड्रोजनेशंस में क्या है कि इथेनॉल का रिएक्शन आप करवाते हो कॉपर के प्रेजेंस में, नहीं है ना तो इसको छोड़ दो, हाँ स्किप कर दो, ठीक है। अब इथेनॉल का यूज देख लेते हैं, इथेनॉल का कहाँ यूज होता है, तो एंटी फ्रीज एजेंट के जैसा यूज करते हैं ऑटोमोबाइल में। क्यों, क्योंकि आप देखते हो कि अगर आप हायर एल्टीट्यूड पे बाइक चलाते हो ना तो वहां पे पेट्रोल के साथ इथेनॉल को मिक्स कर दिया जाता है, क्योंकि जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट पेट्रोल का होता है उससे कम फ्रीजिंग पॉइंट होता है इसका, यानी कि अगर आपका 20 - 20 डिग्री सेल्सियस पे पेट्रोल फ्रीज हो रहा है तो ये फ्रिज कितने पे होगा, -50 डिग्री सेल्सियस पे होगा। जो हमारा बायोलॉजिकल स्पेसिमेन होता है इसको, यानी कि बायोलॉजिकल लैब में कुछ कुछ चीजें हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं तो उसको इथेनॉल में ही रखा जाता है। एंटीसेप्टिक स्टरलाइजर में हम लोग इथेनॉल को यूज करते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट, बहुत सारे ड्रग में सॉल्वेंट के जैसा यूज किया जाता है, ड्रग, ऑयल, फैट, परफ्यूम, डाई, इन सब में इथेनॉल होता है, क्योंकि डाई इथेनॉल में अच्छे से घुल जाता है। आपका परफ्यूम में भी इथेनॉल होता है, ठीक है, आपके ऑयल में भी इथेनॉल है। ड्रग्स, बहुत सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं जिसमें इथेनॉल होता है। कफ और डाइजेस्टिव सिरप में इथेनॉल है। यहाँ पे कुछ कुछ मिक्सचर्स हैं, जैसे द प्रिपरेशन ऑफ मिथाइलेटेड स्पिरिट में मिक्सचर है, 95% इथेनॉल है। इससे कफ इंफॉर्मेशन है, 5% इसमें मेथनॉल है। रेक्टिफाइड स्पिरिट में ये 95.5 इथेनॉल है और 4.5 वाटर है। पावर एल्कोहल में क्या है कि पेट्रोल एंड इथेनॉल का मिक्सचर है। बेसिकली ये याद रखना, कफ और डाइजेस्टिव सिरप में इथेनॉल का यूज किया जाता है, ठीक है। समझ में क्या क्या पढ़ लिए, दो तीन। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आज के सेशन में हम लोग इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ने वाले। प्लीज सारे बच्चे यहाँ पे अटेंशन अब दे दो, ठीक है, आपस में बातें नहीं करनी है। 40 से 45 मिनट की क्लास अब बची हुई है, आधे घंटे की क्लास बची हुई है। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, जो भी डाउट आएगा पूछोगे पूछोगे, ठीक है। तो आज हम लोग इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसका जो कॉमन नेम है वो एसिटिक एसिड है। केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो CH3COOH है, ठीक है। और ये जो इथेनोइक एसिड है किस ग्रुप का कंपाउंड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप का कंपाउंड है। एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है, तो लिखा हुआ है एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन मेनी फ्रूट्स एंड सॉर टेस्ट ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, इज बिकॉज ऑफ दिस एसिड। इसी यही जो एसिड है ये सारे सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। हर एक खट्टी, चाहे नींबू ले लो चाहे संतरा ले लो, इन सब में क्या है, एसिटिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। अब एसिटिक एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं। सो इथेनोइक एसिड इज अ कलरलेस लिक्विड एंड हैज सॉर इन टेस्ट। इसका कलर कैसा है, तो कलरलेस है, और टेस्ट में कैसा है, तो सार है। इट इज मिसेबल विद द वाटर इन ऑल द प्रोपोर्शंस। ये वाटर में क्या है, मिसेबल है, किसी भी क्वांटिटी में आप वाटर में इसको मिक्स कर सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इज हायर देन द corresponding अल्कोहल। corresponding अल्कोहल से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई होगा। जैसे कि आपका यहाँ पे इथेनोइक एसिड है तो इथेनॉल से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि इथेनोइक एसिड के corresponding जो अल्कोहल है वो इथेनॉल है, ठीक है। ऑन कूलिंग प्योर, ये वाला क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे हम लोग। ऑन कूलिंग प्योर इथेनोइक एसिड इज फ्रोजन टू फॉर्म आइस लाइक फ्लैक्स and they look like glacier, so it is called the glacial acetic acid। इसीलिए इसको ग्लासिकल एसिटिक एसिड भी हम लोग कहते हैं।
ठीक है। ये बुक में भी मेंशन है, इसको याद रखना है सारे बच्चों को। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तो इथेनोइक एसिड एक वीक एसिड है, बट इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। लेकिन ये ब्लू लिटमस को क्या होगा, क्या करेगा, रेड कलर में चेंज कर देगा। रिएक्शन विथ मेटल, तो इससे भी पहले हमने एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ पढ़ा था। तो जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो इसी तरीके का यहाँ पर भी रिएक्शन होगा। एसिटिक एसिड से जब जिंक रिएक्ट करेगा तो हमारा यहाँ पे जिंक इथनोएट बनेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या होगा, रिलीज होगा। ये हमारा सॉल्ट, ठीक है। इसी तरीके से एसिटिक एसिड का रिएक्शन अगर सोडियम के साथ कराओगे तो सोडियम इथनोएट बनेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो ये हमारा सॉल्ट हो गया, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शंस हम लोग ने पहले भी एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में पढ़ रखा है, ठीक है। इसके बाद एक और भी रिएक्शन पढ़ा था, एसिड का रिएक्शन पढ़ा था मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शंस पढ़ा था। और वहां पे क्या बन रहा था, तो मेटल कार्बोनेट में हमारा सॉल्ट बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा था और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स भी बन रहा था। तो कुछ इसी तरीके का यहाँ पर भी रिएक्शंस होने वाला है। सो यहाँ पे देख रहे हो कि एसिटिक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके सोडियम इथनोएट बना रहा है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है और वाटर के भी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के भी साथ सेम टाइप ऑफ रिएक्शंस होता है, पहले भी पढ़ रखा है। ये सारी चीजें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ रखी है। सो अगर एसिटिक एसिड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाओगे तो फिर से CH3COONA बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा और यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स भी बनेंगे। तो ये सारे रिएक्शंस नए रिएक्शंस नहीं है, ये रिएक्शंस इस टाइप के रिएक्शंस हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला है रिएक्शन विथ बेस। सो कभी भी अगर एक एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें मिलेगा सॉल्ट एंड वाटर, और इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड का रिएक्शन अगर आप बेस के साथ करवाते हो तो एसिटिक एसिड कैसा हमारा एसिड है, तो एक वीक एसिड है। कैसा एसिड है, तो वीक एसिड है। और वीक एसिड जब एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास जो ये सॉल्ट मिलेगा, ये कैसा सॉल्ट होगा, तो ये हमारा बेसिक सॉल्ट होगा, ठीक है। साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स तो बनेंगे, ठीक है। समझ में आया, ये भी रिएक्शन कोई भी नया रिएक्शन नहीं है। अच्छा, इस कंपाउंड का नाम क्या दे रखा है एनसीईआरटी में, सोडियम इथनोएट बोला होगा इसको। देखो जरा जरा देख के मुझे बताओ, इस कंपाउंड का नाम क्या है, सोडियम इथनोएट है। क्विकली देखिए एनसीईआरटी बुक में क्या नोमेनक्लेचर इसको असाइन किया, क्या नेम असाइन किया है, सोडियम इथनोएट है, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये इथनोएट सोडियम इथनोएट, ठीक है ना, हाँ हाँ, ठीक है। तो सोडियम इथनोएट है, ये वाला रिएक्शंस आपको पढ़ना नहीं, ठीक है, तो इसको रिमूव कर देते। तो यहां तक हम लोगों ने क्या क्या रिएक्शंस पढ़ा, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले इथेनोइक एसिड का रिएक्शन हमने मेटल के साथ देखा। किस दो मेटल के साथ देखा, तो जिंक और सोडियम के साथ देखा। यहाँ पर क्या बन रहा था, सॉल्ट बन रहा था और हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। दूसरा रिएक्शन कौन था, रिएक्शन विद द कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। सो रिएक्शंस अगर आपका एसिटिक एसिड कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शंस करेगा तो सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स भी बनेंगे। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, रिएक्शन विथ बेस पढ़ा। तो एसिड कभी भी बेस के साथ रिएक्शंस करेगा तो उस रिएक्शंस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं, और इस रिएक्शंस के ड्यूरेशंस में सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स भी बनेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है भव्य, चलो ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ तक इथेनोइक एसिड तक पढ़ लिया है। इसके पहले हम लोगों ने इथेनॉल के बारे में पढ़ा, अब हमें पढ़ना है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, दोनों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमेशा ही बोर्ड में क्वेश्चन आता रहा है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के सेक्शन में रख सकते हैं, ठीक है। सोप इज सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सोप क्या है, तो सोडियम और पोटेशियम का सॉल्ट है जिसमें लॉन्ग चेन आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो,
ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ही पार्ट है या नहीं? यहाँ से सिर्फ हाइड्रोजन वाले हाइड्रोजन एटम क्या है, डिस्प्लेस हुआ है और सोडियम यहाँ पे अटैच हो गया है। तो ये सॉल्ट किसका है? तो सोडियम का सॉल्ट है या नहीं है? जैसा कि आप देख रहे हो पीछे, अगर स्लाइड में हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे जो सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है ये क्या है? ये भी तो सॉल्ट है। किसका सॉल्ट है? सोडियम का सॉल्ट है। बट यहाँ पे जो चेन है कार्बन कंपाउंड का, ये चेन क्या है? छोटा चेन। बट यहाँ पे देखेंगे ये चेन कैसा है? तो C17 है, ये लॉन्ग चेन है कार्बन का, ठीक है। बट ये किस ग्रुप का है? तो आप देखेंगे कि इसमें आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ पार्ट है और एक पार्ट हमारा क्या है? सोडियम का है, ठीक है। सो बेसिकली ये सॉल्ट है। किसका सॉल्ट है? तो सोडियम और पोटेशियम का सॉल्ट है, जिसमें कौन सा लॉन्ग चेन अटैच है? तो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे अटैच है। तो हमेशा ही अगर कोई पूछे कि सोप क्या है, तो सोप इज अ सॉल्ट, ठीक है। सोप क्या है? एक सॉल्ट है। बट ये सॉल्ट कैसा है? तो आपका सोडियम और पोटेशियम का सॉल्ट है। और उसका कैरेक्टर कैसा होगा? तो ये बेसिक सॉल्ट होगा। कैसे पता चला कि बेसिक सॉल्ट होगा? क्योंकि यहाँ पे सोडियम अटैच है। सोडियम अगर कैसे अटैच हुआ होगा? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप के कंपाउंड को आप रिएक्ट करवाओगे तो सोडियम यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। और आपका बेस क्या है? स्ट्रॉन्ग है। सो ये सोप आपका क्या होगा? बेसिक नेचर का होगा, ठीक है। सोप आर इफेक्टिव ओनली इन सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर में ये क्लीनिंग एक्शन करता है, या कह सकते हैं क्लीनिंग एक्शन करता है, ठीक है। लेकिन हार्ड वाटर में ये क्लीनिंग नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? अभी हम लोग आगे जाके इसको समझेंगे। डिटर्जेंट आर अमोनियम एंड सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो डिटर्जेंट किसका लॉन्ग चेन है? तो अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट है। ये सॉल्ट कैसा है? तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है ऑफ द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सोडियम और पोटेशियम की जगह पे अब क्या है? अमोनियम है और सल्फोनेट है। अगर सोडियम के साथ, सोडियम के जगह पे अगर अमोनियम जुड़ जाए और सल्फोनेट जुड़ जाए तो आप इस तरीके के सॉल्ट को यहाँ पे सिर्फ कहेंगे कि ये डिटर्जेंट है। डिटर्जेंट क्या करता है? तो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों में इफेक्टिव है क्लीनिंग करने के लिए, ठीक है। बट हमारा सोप सिर्फ और सिर्फ क्या है कि सॉफ्ट वाटर में ही क्या है? क्लीनिंग एक्शन करता है। अब हमें सोप के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो सोप को जो आप एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि सोप का दो पार्ट है, एक है आयोनिक पार्ट और दूसरा है लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अरे बाप, भेजा में कुछ गया नहीं होगा, फिर तो चला गया। तो फिर ठंड में क्या होता है ना कि, ठीक है 27 कर दिया, ठीक है। तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सोप क्या है? तो सॉल्ट है। किसका सॉल्ट है? तो सोडियम और पोटेशियम का। बट इसमें जो लिंक है, किसका पार्ट लिंक है? तो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट क्या है? लिंक है सोडियम के साथ, ठीक है। इस तरीके के सॉल्ट को हम लोग सोप कहते हैं। बट इसी सोडियम की जगह पे अगर अमोनियम और सल्फोनेट आयंस आ जाए यहाँ पे तो आप कहेंगे कि ये डिटर्जेंट है। सोप आपका क्लीनिंग करेगा सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट वाटर में, बट डिटर्जेंट आपका हार्ड और सॉफ्ट दोनों वाटर में इफेक्टिव होता है क्लीनिंग करने के लिए, ठीक है। हार्ड वाटर क्या होता है बताएंगे अभी, ठीक है, समझ में आ जाए, ठीक है। सोप मॉलिक्यूल्स के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट को कहते हैं आयोनिक पार्ट और दूसरे को कहते हैं हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो जो आयोनिक पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि वाटर लविंग होता है। और जो हमारा लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि हेट हेट करता है वाटर से, यानी कि इसका एफेक्शन नहीं है वाटर के टुवर्ड। तो हमेशा ही वाटर से क्या जाना चाहेगा? ये दूर जाना चाहेगा। और ये चूंकि हाइड्रोफिलिक है तो ये वाटर के तरफ जाना चाहेगा, ठीक है। समझ में आई बात? तो दो पार्ट है, एक पार्ट को हम लोग इस तरीके से एलिपेटिकल ज्योमेट्री से दिखा रहे हैं और दूसरा जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है उसको हम लोगों ने जिगजैग लाइन से दिखाया है। तो ये जो आपका एलिपेटिकल पार्ट है वो आयनिक पार्ट है। जो आयनिक पार्ट में क्या आ जाएगा? COONA आ जाएगा। और बाकी जो पार्ट है लंबा सा चेन है ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ठीक है। समझ में आया? तो ये स्ट्रक्चर है आपके सोप का। अब सोप क्या करता है, कैसे क्लींजिंग करता है, किस तरीके से क्लीनिंग करता है? तो सोप मॉलिक्यूल्स को जैसे ही आप वाटर में ऐड करेंगे ना
तो देखोगे कि सोप मॉलिक्यूल्स का रीअरेंजमेंट होगा और हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट क्या है आपका सेंटर की तरफ अलाइन हो जाएगा और जो है इसके आउटर बाउंड्री पे आप देखोगे कि आयनिक पार्ट चला जाएगा और इस तरीके का एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनेगा और इसी स्फेरिकल स्ट्रक्चर को हम लोग मिसेल्स कहते हैं। ठीक है, तो मिसेल का फॉर्मेशन होगा। ये मिसेल क्या करता है, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट डॉट के साथ रिएक्शंस करता है और रिएक्शंस करके इमल्सिफिकेशंस करता है और यहाँ पे इमल्सिफिकेशंस करके झाग क्रिएट कर देता है, या कह सकते हैं यहाँ पे डॉट को ट्रैप कर लेता है। इसके बाद हम लोग जैसे ही कपड़े में जर्क देते हैं या काफी ज्यादा उस पर पानी डालते हैं तो ये जो इमल्सन है ये धीरे धीरे करके बाहर की तरफ आ जाता है और इस तरीके से इसमें जो ट्रैप डॉट पार्टिकल है वो भी धीरे धीरे क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इस कारण से ही हम लोग कपड़े में जब सोप लगाते हैं तो सोप लगाने के बाद काफी ज्यादा कपड़े को क्या करते हैं, रिंस करते हैं बारी बारी से, बहुत बार, एक दो बार कपड़े को पानी में डालते हैं फिर निकालते हैं ताकि ये जो इमल्सन है वो धीरे धीरे क्या हो जाए, बाहर आ जाए। ठीक है, क्या मशीन में क्या किया, पहले आपने पानी डाला, पानी में डिटर्जेंट डाल दिया। ठीक है, डिटर्जेंट का अलग तरीके से फंक्शन है, बट सोप इस तरीके का मिसल, मान लो कि सोप आपने डाला, जैसे उलन क्लोथ्स होते हैं ना तो उसमें सोप डालते हैं आप, लिक्विड सोप आता है ना, ठीक है, वो डाला जाता है क्योंकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो सोप के मॉलिक्यूल्स अपने आप को रीअरेंज करके इस तरीके का स्फेरिकल ज्योमेट्री बनाएंगे और इसी स्फेरिकल ज्योमेट्री को हम लोग क्या कर रहे हैं, मिसेल्स करते हैं। अब सेंटर की तरफ क्या है, हमारा हाइड्रोकार्बन पार्ट है और जो हमारा आयनिक पार्ट है वो स्फेयर की तरफ होगा। ये क्यों ऐसा रीअरेंजमेंट होता है, क्योंकि इसका आयनिक पार्ट क्या है, वाटर लविंग है और जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक है। तो हाइड्रोफोबिक के कारण वो वाटर से दूर जाना चाहता है तो वो डर्ट के साथ क्या कर देता है, रिएक्शंस कर लेता है और डर्ट को क्या कर लेगा, ट्रैप करेगा, इमल्सन का क्रिएशन करेगा। उसी इमल्सन्स में डर्ट क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है। अब क्या है, तेजी से आप कपड़े को अगर रिंस करते हैं, ऐसा तो नहीं कि कपड़े को घुमाया धीरे धीरे करके तो इमल्सन क्रिएट हुआ, इसके बाद क्या हो जाता है, फिर से उसमें पानी आता है और उसको क्या करता है, रिंस किया जाता है। जब रिंस करेंगे बारी बारी से पानी से तो ये यही इमल्सन क्या होगा, कपड़े से बाहर आएगा जैसा कि यहाँ पे बनाया है और ये जब बाहर आएगा तो इसके साथ साथ डर्ट भी क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्लींजिंग एक्शन करता है हमारा सोप। ठीक है, इसके लिटरेचर के में चलते हैं। तो व्हेन सोप इज dissolved in water, it forms spherical structures called micelles. In each micelle, the soap molecules are arranged radially such that the hydrocarbon part is toward the center and the ionic part is toward the outside. The hydrocarbon part dissolves the dirt, oil and grease and form an emulsion at the center of the micelles which can be washed away बाई वाटर, जिसको आप क्या कर सकते हैं, पानी से धो के बाहर निकाल सकते हैं और इसी इमल्सन में आपका क्या है, सारा डर्ट वगैरह क्या है, ट्रैप हो जाता है। समझ में आ रही बात, क्योंकि जो इसका हाइड्रोकार्बन पार्ट है ये क्या है, सेंटर की तरफ है और यही हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट क्या कर लेता है, किसके साथ रिएक्शंस कर लेता है, तो डर्ट, ऑयल और ग्रीस के साथ रिएक्शंस करके इमल्सन्स का क्रिएशन करता है और जब आप पानी में उसको रिंस करेंगे तो ये इमल्सन पानी के साथ क्या होगा, धीरे धीरे बाहर आ जाएगा। अब क्या है कि अगर सोप को आप हार्ड वाटर में डालेंगे और आप कपड़े की सफाई करना चाहेंगे तो वो कपड़ा साफ नहीं होगा। अब हार्ड वाटर क्या, ये समझ लेते हैं। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के अगर सॉल्ट प्रेजेंट है वाटर में तो उस वाटर को हम लोग कहते हैं हार्ड वाटर। समझ में आया, किसका, हार्ड वाटर में। तो हार्ड वाटर आपका प्योर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वाटर के ही मॉलिक्यूल्स नहीं है, उसमें क्या है, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट भी प्रेजेंट है। तो इस तरीके के वाटर को कहते हैं हार्ड वाटर। मिनरल वाटर हमारा हार्ड वाटर नहीं है। रिवर वाटर हमारा मैग्नीशियम और कैल्शियम का सॉल्ट थोड़ी होता है, अगर उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम का सॉल्ट अवेलेबल है, ठीक है ना, तो उस वाटर को हम लोग हार्ड वाटर करते हैं। जो हमारा रिवर का वाटर है उसमें तो मिनरल्स होते हैं, बट इस तरीके के मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट नहीं होते वहां पे, ठीक है। बट ओशियन का जो वाटर होता है, ठीक है ना, उसमें हार्डनेस पाया जाता है, वो हार्ड होता है क्योंकि उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट होते हैं। तो जिस वाटर के मॉलिक्यूल्स में आपको मैग्नीशियम और कैल्शियम के भी सॉल्ट अवेलेबल है in the water, then that type of water is called hard water. तो हार्ड वाटर सोप के साथ क्लींजिंग एक्शन नहीं करता है, वहां पे आप कपड़े साफ जब अगर सोप से करना चाहेंगे तो सफाई नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहां पे स्कम का क्रिएशन हो जाता है। जो आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट है
वो आपके ऑयल और डर्ट के साथ रिएक्शंस नहीं करके मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शंस करके एस्कम का फॉर्मेशन करता है, बनाता है, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनाता है जिसको एस्कम कहते हैं। एंड दिस एस्कम क्रिएट द डिफिकल्टी इन क्लिंजिंग एक्शन, और ये क्लिंजिंग एक्शन में क्या करता है, डिफिकल्टी पैदा करता है। ठीक है, पूछा भी गया है कि क्यों आपका सोप जो है हार्ड वाटर में क्लींजिंग एक्शन नहीं देता है, क्या करता है। तो आप लिखेंगे कि जो सोप के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट के साथ रिएक्शंस करते हैं और रिएक्शंस करके इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनाते हैं जो जिसको एस्कम कहते हैं। और ये एस्कम क्या करता है, क्लींजिंग एक्शन में डिफिकल्टी क्रिएट करता है, जिस कारण से हार्ड वाटर में सोप क्या करता है, कपड़े को साफ नहीं कर पाता है। ठीक है, by the use of the detergent, insoluble scum is not formed with the hard water and the clothes get cleaned effectively। but डिटर्जेंट के केस में क्या हो रहा है कि स्कम का फॉर्मेशन ही नहीं होता है, क्योंकि डिटर्जेंट हमेशा ही ऑयल और डर्ट के ही रिएक्शंस करता है। ये हार्ड वाटर में प्रेजेंट जो भी सॉल्ट है उसके साथ रिएक्शंस नहीं करता है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स क्या है, अलग तरीके के हैं, और सोप के मॉलिक्यूल्स क्या है, कुछ अलग तरीके के। समझ में आया या नहीं आया। अब कोई पूछे कि हार्ड वाटर क्या है, तो कहोगे कि अगर वाटर में मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट प्रेजेंट है देन सच ए टाइप ऑफ वाटर इज नोन एज हार्ड वाटर। और हार्ड वाटर में आपका सोप क्या है, क्लीनिंग नहीं करेगा, क्लोथ का क्लीन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, सिंस द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सोप रिएक्ट विद द salt of the magnesium and calcium and form the insoluble product, and that insoluble product is known as scum, and that scum creates difficulty in cleansing action। ठीक है, समझ में। हाँ, स्कम मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट के साथ जब सोप मॉलिक्यूल्स रिएक्शंस करेगा तो कुछ इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनते हैं, उसी इनसॉल्युबल प्रोडक्ट को हम लोग स्कम कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं आई। सोप का मॉलिक्यूल्स मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट के साथ रिएक्शंस करेगा तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो बनेगा ना। दो केमिकल अगर आपस में रिएक्शंस कर रहे हैं तो कुछ तो बनेगा नया। तो वो जो नया सब्सटेंस बनता है वो नया सब्सटेंस वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, और वो क्लींजिंग एक्शन को क्या करता है, इंटरप्ट कर देता है, रोक देता है, या उसमें क्या करते हैं, विघ्न बाधा डालता है, डिफिकल्टीज पैदा कर देता है, जिस कारण से सोप हार्ड वाटर में कपड़े को क्लीन नहीं कर पाता है। बट डिटर्जेंट हमारा हार्ड वाटर में भी कपड़े को साफ कर सकता है। क्यों साफ कर सकता है, क्योंकि जो डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट के साथ रिएक्शंस नहीं करते। ठीक है, अगर कोई पूछे कि किस तरीके से सोप वाटर में क्लींजिंग एक्शन करता है या किस तरीके से क्लोथ को क्लीन करता है, तो आप लिखेंगे कि व्हेन वी ऐड द सोप मॉलिक्यूल्स in the water, its molecules get rearranged, and due to the rearrangement of soap molecules, there is a formation of spherical structure, and this spherical structure is known as micelles। ठीक है ना, मिसेल्स के सेंटर की तरफ हाइड्रोकार्बन पार्ट होते हैं और स्फीयर इसके आउटर बाउंड्री पे क्या होता है, हमारा आयनिक पार्ट होता है। तो हाइड्रोकार्बन पार्ट हमारे ऑयल और डर्ट के साथ रिएक्शंस करके क्या फॉर्म करते हैं, इमल्सन का फॉर्मेशन करते हैं, और इसी इमल्सन के अंदर में हमारा ऑयल डर्ट क्या होता है, ट्रैप रहता है, फंसा हुआ रहता है। और जब पानी आप डालते हो कपड़े पे तो धीरे धीरे करके इमल्सन्स क्या होता है, बाहर आता है कपड़े से, और इसके साथ साथ हमारा ऑयल और डर्ट और ग्रीस के भी मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, और कपड़ा हमारा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। ठीक है, बट ये जो सफाई है ये सिर्फ और सिर्फ हमारा सोप सॉफ्ट वाटर में ही कर सकता है, ऐसे वाटर में जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट अनअवेलेबल होते हैं। बट किसी वाटर में अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट अवेलेबल हैं तो इस तरीके के वाटर मॉलिक्यूल्स को हम लोग, या इस तरीके के वाटर को हम लोग क्या कहते हैं, हार्ड वाटर कहते हैं। और यहाँ पे सोप मॉलिक्यूल्स हमारा क्लींजिंग एक्शन नहीं करता है या क्लीन क्लोथ को नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि हमारा जो सोप के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट के साथ रिएक्शंस करके इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनाते हैं, इनको हम लोग स्कम कहते हैं। और ये स्कम क्या करता है, इट क्रिएट्स द डिफिकल्टी टू क्लीन द क्लोथ। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, और ये सबसे लास्ट टॉपिक था हमारे कार्बोनेट्स कंपाउंड का। तो कार्बोनेट्स कंपाउंड का आज टॉपिक पूरा का पूरा कवर हो गया है। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक सारे बच्चे खोल लो और फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स